नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2016 का प्रीवियस ईयर का पेपर कंप्लीट एनालिसिस के साथ में, यानी कि पूरे 150 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, पोलैंड की राजधानी कौन सी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्सा इसकी राजधानी है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की, यानी कि म्यूनिख की, तो म्यूनिख किसकी राजधानी है? तो ये बेयर्न की राजधानी है। बेयर्न की, जर्मनी का एक राज्य है बेयर्न, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं लिस्बन, तो लिस्बन किसकी राजधानी है? तो पुर्तगाल की राजधानी है, पुर्तगाल की। वहीं पे अगर हम बात करते हैं पोर्ट मोरेस्बी, तो पोर्ट मोरेस्बी किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है। पापुआ न्यू गिनी की राजधानी है पोर्ट मोरेस्बी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वार्सा इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। निम्नलिखित में से किसी सितंबर 2016 में रोमन कैथोलिक चर्च में संत की उपाधि से विभूषित किया जाएगा? ये देखिए 2016 का करंट अफेयर था, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इससे रिलेटेड दो इन्फॉर्मेशन जो हमें याद रखना चाहिए और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे पहली बात है कि 1980 में इनको भारत रत्न दिया गया था, 1980 ईस्वी में। अगर हम बात करते हैं तो 1979 में इनको नोबेल शांति पुरस्कार मिला था, यानी कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 1979 में मिला था। अगर हम बात कर रहे हैं भारत रत्न की, तो भारत रत्न की शुरुआत हुई थी 1954 में, 1954 में। और ये 3 लोगों को दिया गया था फर्स्ट टाइम, सीवी रमन को, सी राजगोपालाचारी को और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, यानी कि 3 लोगों को 1954 में ये भारत रत्न दिया गया था। अगर हम नोबेल का शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो रिसेंटली अभी 2 लोगों को दिया गया है। किनको दिया गया है? तो याद रखिएगा मारिया रेसा को दिया गया है और दमित्री मोराटो को दिया गया है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मदर टेरेसा इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। बोस्निया और हर्जेगोविना की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सराएवो है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं जाग्रेब की, तो ये क्रोएशिया की राजधानी है। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। अगर हम पॉडगोरिका की बात करते हैं तो ये किसकी राजधानी है? तो याद रखिएगा ये मोंटेनिग्रो की राजधानी है, ठीक है। उसके बाद नोअक्चोद की बात करते हैं तो ये किसकी राजधानी है? तो याद रख सकते हैं मॉरिटानिया की राजधानी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सराएवो इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित में से कौन भारतीय क्रिकेटर को मेलबोर्न क्रिकेट क्लब की आजीवन सदस्यता से सम्मानित किया गया है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौरभ गांगुली को। और वर्तमान में बात करते हैं तो अभी ये बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। और हेड कोच की बात करते हैं तो हेड कोच अभी राहुल द्रविड़ हैं, जो कि रवि शास्त्री की जगह पे बनाए गए हैं। सचिव की बात करें तो अभी जय शाह हैं। वहीं पे अगर हम आईसीसी की बात कर लेते हैं तो आईसीसी की स्थापना कब हुई थी गाइस? आईसीसी की स्थापना हुई थी 1909 में। हेड क्वार्टर कहाँ पर है? तो दुबई में इसका हेड क्वार्टर है। वहीं पे अगर हम बीसीसीआई की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये भी याद रख सकते हैं 1928 में, और इसका हेड क्वार्टर अभी मुंबई में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सौरभ गांगुली इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। रॉबिन सिंह 2015 इंडियन सुपर लीग में निम्नलिखित में से किस टीम के लिए खेले थे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दिल्ली डायनामोज एफसी के लिए खेले थे। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। वर्तमान में इसका भी नाम है दिल्ली कैपिटल, दिल्ली कैपिटल इसका नाम है। अब इसके अलावा हम अगर बात करते हैं आईपीएल की, यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग की, तो विश्व का सबसे बड़ा लीग है। और भारत में कब स्टार्ट हुआ था? तो आईपीएल स्टार्ट हुआ है गाइस 2008 में, और 2008 में राजस्थान विजेता बना था। किसको हरा के? तो याद रखिएगा सीएसके को हरा के, ठीक है, चेन्नई सुपर किंग को हराकर। और 2021 की अगर हम बात कर लेते हैं आईपीएल का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो 2021 की अगर हम बात करें तो विजेता कौन है? तो याद रखिएगा सीएसके है, चेन्नई सुपर किंग महेंद्र सिंह धोनी। उप विजेता की बात करिएगा तो कोलकाता है उप विजेता। इसमें आप पूछा जाए कि ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस। ऑरेंज कैप मिला था ऋतुराज गायकवाड़ को, ऋतुराज गायकवाड़ को। और पर्पल कैप की बात करते हैं
तो हर्षल पटेल को मिला था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा बार कौन जीता है, तो मुंबई इंडियंस टोटल 5 बार जीत चुका है और सीएसके 4 बार जीत चुका है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली डायनामोज FC इसका बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। जनवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि टोटल 24 थे 2016 की अगर हम बात कर रहे हैं। लेकिन करंट सिनेरियो की बात करें तो अभी टोटल कितना है, तो याद रखिएगा टोटल अभी 25 है और जो 25th है वो अमरावती आंध्र प्रदेश में है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। 7 नंबर क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय पठार विश्व के सबसे पुराने भूभागों में से एक है, निम्नलिखित में से किसका एक हिस्सा था, तो 7 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से कौन से आयोग ने उस ज्ञापन को प्रस्तुत किया था जिसमें अलग झारखंड राज्य के गठन की मांग की गई थी, तो 8 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सैमन आयोग। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। कब आया था, तो 1928 में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सैमन आयोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी भाषा सिनो तिब्बतियन भाषा समूह से संबंधित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बोडो इसका बिल्कुल सही आंसर है। अगर हम बोडो की बात करते हैं तो बोडो बोला कहाँ जाता है गाइस, तो याद रखिएगा ये असम में बोला जाता है। अब देखिए वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, तो 4 भाषा को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था गाइस। 4 भाषा को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है। तो 4 भाषा कौन कौन सा है, तो एक बोडो है, डोगरी है, मैथिली है और संथाली है। ये 4 लैंग्वेज जो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था संविधान में। भी टोटल कितनी भाषाएं, तो टोटल 22 भाषाएं और ये 4 लास्ट टाइम जोड़ा गया था। कब, तो 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बोडो। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 11 की। निम्नलिखित में से किस भारतीय अमेरिकी शिक्षक को गणित, विद्या और विज्ञान शिक्षण में उत्कृष्टता के लिए बराक ओबामा द्वारा राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए नामित किया गया है, तो ये भी करेंट अफेयर का क्वेश्चन था और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दर्शन जैन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए गणित की हम बात कर रहे हैं तो गणित का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा एबल पुरस्कार को कहा जाता है, एबल पुरस्कार को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। खासी पूर्वोत्तर भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किसकी राजभाषा है, तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेघालय का। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए अगर हम त्रिपुरा की राज्य भाषा की बात करते हैं तो बंगाली है, यानी कि बंगला है। ठीक है, असम की बात करेंगे तो असम का कौन सा है गाइस, तो असमिया है और बोडो है। मणिपुरी की अगर हम बात करना चाहें तो मणिपुरी है, मणिपुरी। और वहीं पे अगर हम झारखंड की बात करें तो हिंदी इसका राजभाषा है, हालांकि दूसरी राजभाषा कौन सी है, तो उर्दू है, ये भी आप याद रख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमाणु की खोज से है, तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नील्स बोर का। सो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, वहीं पे अगर हम रॉबर्ट कोच की बात करते हैं तो इसके बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं कि टीवी के वैक्सीनेशन के लिए जाने जाते हैं, टीवी के वैक्सीनेशन के लिए। अच्छा, टॉरिस एली की अगर हम बात कर लेते हैं तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन्होंने आविष्कार किसका किया था, किसकी, तो याद रख लीजिएगा बैरोमीटर का आविष्कार किया गया था टॉरिस एली के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, नील्स बोर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। निम्नलिखित में से वह भाषा कौन सी है जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है, तो 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिंधी। सिंधी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कभी कभी अरबी लिपि के संशोधित संस्करण में लिखी जाती है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। द गर्ल ऑन द ट्रेन एक मनोवैज्ञानिक डेब्यूट रोमांचक कथा है कि लेखक निम्नलिखित में से कौन से उपन्यासकार हैं। 15 का करेक्ट आंसर बताना है, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हॉकिंस हैं, पॉला हॉकिंस। सो ऑप्शन नंबर
बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के। 16 नंबर क्वेश्चन है कि जैन जोस निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोस्टा रिका की। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रोमानिया की राजधानी कौन सी है, तो रोमानिया किस देश की राजधानी है? तो याद रखिएगा बुखारेस्ट की। वहीं पे अगर हम सेनेगल की बात करते हैं तो डकार की, डकार। ठीक है, और साइप्रस के बारे में बात करते हैं तो ये भी आप याद रख सकते हैं, साइप्रस की अगर हम बात करें तो निकोसिया की, निकोसिया। ठीक है, चलिए तो 16 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 16 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कोस्टा रिका इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के। भविष्य के खाद्य संकट के लिए वैकल्पिक समाधानों और ब्लू क्रांति के अग्रदूत हेतु निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सनाहक शांति पुरस्कार 2015 से सम्मानित किया गया? ये भी देखिए उस समय का करंट अफेयर है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय गुप्ता। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्लू क्रांति की बात आई है, तो ब्लू क्रांति किससे संबंधित है पहले ये बात करते हैं। तो ये मछली के उत्पादन से रिलेटेड है, वाली बात तो ये है। और ब्लू रिवॉल्यूशन यानी कि ब्लू क्रांति के जनक कौन है? तो ये भी याद रख सकते हैं कि हीरालाल चौधरी है और अरुण कृष्णन है, अरुण कृष्णन। याद रखिएगा ब्लू क्रांति के जनक कौन है? तो हीरालाल चौधरी और अरुण कृष्णन। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विजय गुप्ता। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। ग्रेगर जोहान मंडल निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक विकास से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट आंसर है गाइस ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुवांशिक लक्षणों की विरासत के नियम से संबंधित है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के। महेंद्र सिंह धोनी IPL 2016 में निम्नलिखित में से कौन सी टीम का प्रतिनिधित्व किए थे? इसका सही आंसर बताना है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग, जो कि रिसेंट यानी कि जो IPL 2021 के विजेता है, ये भी कौन है? तो चेन्नई सुपर किंग है और इसके कैप्टन कौन है? महेंद्र सिंह धोनी। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और हमने इसके बारे में बताया है IPL के बारे में कि शुरुआत कब हुई थी? 2008 में हुई थी और विजेता राजस्थान बना था और उप विजेता कौन बना था? चेन्नई सुपर किंग बना था। वहीं पे 2021 की हम बात कर रहे थे तो उप विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स बना था, KKR बना था। ठीक है गाइस, जिसमें हमने बात किया था कि पर्पल कैप और ऑरेंज कैप किसको किसको मिला था? पर्पल कैप किसको मिला था? तो हर्षल पटेल को मिला था, हर्षल पटेल को। वहीं पे अगर हम बात करें ऑरेंज कैप किसे मिला था, तो ये भी याद रख सकते हैं, ऑरेंज कैप किसे मिला था? तो ऋतुराज गायकवाड़ को मिला था। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 19 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चेन्नई सुपर किंग्स। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। निम्नलिखित में से कौन से वैज्ञानिक विकासवाद के सिद्धांत से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चार्ल्स डार्विन। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। पुस्तक द एसेंशियल गांधी के लेखक निम्न में से कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। अगर हम ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं रामचंद्र गुहा के, तो इनकी रचना कौन कौन सी है? तो इनकी एक रचना काफ़ी ज़्यादा फेमस है, इंडिया आफ्टर गांधी एंड गांधी बिफोर इंडिया, काफ़ी फेमस है। उसके बाद हम बात करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू की। तो नेहरू की अगर हम बात करते हैं तो इनकी भी प्रमुख रचना कौन सी है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया, याद रखिएगा, काफ़ी फेमस बुक रही है इनकी। इसके अलावा बात करते हैं महादेव देसाई की, तो ये भी आप याद रख सकते हैं, महादेव देसाई की एक रचना है गीता अकॉर्डिंग टू गांधी, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि महात्मा गांधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ऑल द प्राइम मिनिस्टर मेन पुस्तक भारत के निम्नलिखित लेखकों में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो 22 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? 22 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनार्दन ठाकुर। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, जनार्दन ठाकुर इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। नेशनल हेराल्ड मामले में अर्जीदार निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, सुब्रमण्यम स्वामी।
ठीक है गाइस। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। नीति आयोग के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो कौन होते हैं बताइए? प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि प्रधानमंत्री अभी नरेंद्र मोदी इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की अगर बात करते हैं, चलिए सबसे पहले नीति आयोग के बारे में हम एक सही इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं कि यहाँ से क्या क्या इन्फॉर्मेशन बन सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं हमेशा प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और नरेंद्र मोदी इसके क्या हैं? अभी वर्तमान में क्या हैं? इसके अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष की बात करेगा तो राजीव कुमार है, हालांकि जो प्रथम उपाध्यक्ष बने थे वो अरविंद पनगड़िया बने थे, ये भी आप याद रख सकते हैं। लेकिन प्रथम अध्यक्ष पूछ लिया जाए तो ये नरेंद्र मोदी ही थे, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 को। और ये सरकार का थिंक टैंक है जो कि योजना आयोग के स्थान पर आया था, जो नीति आयोग है। इसके अलावा बात करते हैं कि वर्तमान में अभी सीईओ कौन है? तो अमिताभ कांत इसके सीईओ हैं। और पूछ लिया जाए कि प्रथम कौन थे? तो सिंधु श्री खुल्लर थे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। पंचायती राज व्यवस्था के त्रिस्तरीय संरचना में सबसे ऊंचे स्थान पर निम्न में से क्या है? तो 25 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जिला परिषद है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए पंचायती राज बात करते हैं, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 24 अप्रैल को मनाया जाता है पंचायती राज दिवस। अगर पूछ लिया जाए कि संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था, तो याद रखिएगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 को दिया गया था संवैधानिक दर्जा। इसके अलावा बात करते हैं कि लागू कब किया गया था, तो याद रखिएगा कि 24 अप्रैल 1993 को ये लागू किया गया था। अगर त्रिस्तरीय की बात करिएगा तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर, और 2 स्तरीय किसके सिफारिश पर? तो अशोक मेहता समिति के सिफारिश पर। ये कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर क्या है गाइस? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिला परिषद इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। ऊपरी सदन जिसे राज्यसभा कहा जाता है की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसके द्वारा निभाया जाता है? तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। राज्यसभा का पदेन सभापति भी कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है, जो अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसके बारे में भी ऑलरेडी जानते हैं, चिल्का झील कहाँ पर है? तो ये ओडिशा में है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो मूल रूप से कितना था? तो 22 भाग था, टोटल 22 भाग, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और वर्तमान की बात करेगा तो वर्तमान में ये हालांकि 25 भाग है। अनुच्छेद की बात करिएगा तो आपको 450 प्लस अनुच्छेद देखने को मिलेगा। भाग बात करते हैं तो भाग तो टोटल 22 हो गया, और अभी वर्तमान में 25 है, ठीक है। अनुसूची की बात करें तो वर्तमान में अभी कितना है? टोटल 12 है। और शुरुआत की बात करेगा तो 8 था, ठीक है। अनुच्छेद की बात करेगा तो जो संविधान लागू होने के समय कितना था? तो 395 था। अभी कितना है? तो 450 प्लस हो गया है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस कि भारत का संविधान मूल रूप से कितने भागों में विभाजित था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टोटल 22 भागों में विभाजित था। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला विश्व में अभ्रक के मुख्य स्रोतों में से एक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हजारीबाग, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हालांकि कोडरमा का नाम बहुत ज़्यादा आता है, तो कोडरमा, हजारीबाग और गिरिडीह में भी अभ्रक पाया जाता है। और झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है उसे रूबी कहा जाता है, जो कि सफ़ेद कलर का होता है। तो रूबी प्रकार का अभ्रक झारखंड में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि हजारीबाग इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। भारत में संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करने के लिए पहला गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लंदन में आयोजित किया गया था पहला गोलमेज सम्मेलन। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। चौरी चौरा तहसील कौन सी जिले में है जहां नाराज भीड़ ने स्थानीय पुलिस थाने को आग लगाया था? तो 31 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये गोरखपुर में है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का।
भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में निर्वाचित होने वाले सदस्यों की अधिकतम संख्या की सीमा क्या है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 500, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अधिकतम सीमा 500 है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 170 के तहत, तो राज्य विधानसभा में जो विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो 500 से अधिक नहीं हो सकती है। 500 से अधिक नहीं हो सकती है और 60 से कम नहीं हो सकती है। 60 से कम नहीं हो सकती है। लेकिन अपवाद के रूप में आपको कुछ राज्य देखने को मिलेगा, जैसे गोवा में 40 है, सिक्किम में 32 है, मिजोरम है, पुदुचेरी में 30 है। तो ऐसे कुछ राज्य हैं जो कि अपवाद के रूप में हैं, जिसमें 60 से कम सीटें हैं। हालांकि 170 अनुच्छेद के तहत प्रावधान किया है कि 500 से अधिक नहीं हो सकती और 60 से कम भी नहीं हो सकती। ठीक है, तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अधिकतम 500 हो सकता है विधानसभा में अधिकतम। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर है 500। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। 1975 में 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा करने वाले नेता निम्नलिखित में से कौन से थे? तो 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इंदिरा गांधी थी, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। अब देखिए, इंदिरा गांधी से रिलेटेड कम से कम 2 इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली बात यह कि 1971 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न मिला था। और इनकी हत्या कब हुई थी गाइस? हत्या कब हुई थी? तो 1984 में इनकी हत्या हुई थी। और इन्हीं के समय में क्या लगा था? आपातकाल लगा था। 1975 में 25 जून 1975 को क्या लगा था? आपातकाल लगा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इंदिरा गांधी इसका बिल्कुल सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 34 की। जनवरी 2016 की स्थिति के अनुसार राज्य के वित्त मंत्री का नाम बताइए। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अरुण जेटली। अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान में कौन है, तो अभी वर्तमान में है निर्मला सीतारमन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से त्यौहार में लड़कियां रंगीन कागज से लकड़ी या बांस के एक फ्रेम को सजाती हैं और आसपास के पहाड़ी नदी को भेंट कर देती हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टूसू पर्व, जो कि कब मनाया जाता है? मकर संक्रांति के समय मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। 5वीं पंचवर्षीय योजना के निम्नलिखित में से कौन से केंद्रित 2 उद्देश्य थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गरीबी उन्मूलन और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब से कब तक चला था 5वीं पंचवर्षीय योजना? तो आप यह याद रख सकते हैं 1974 टू 78। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। 37 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से कौन से खनिज का एकमात्र उत्पादक है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लौह अयस्क का। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। अब देखिए, लौह अयस्क का सबसे बड़ा खान हम बात करते हैं तो ये नोवा मुंडी का खान है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है गाइस, तो ये लोहरदगा में पाया जाता है। बात करते हैं कि तांबा उद्योग कहाँ पर है, तो घाटशिला में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन अपने शुरुआती चरण में कुड़ुक धर्म के नाम से जाना गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ताना भगत आंदोलन। और अगर हम ताना भगत आंदोलन की बात करते हैं तो ये हुआ कब था गाइस? ये हुआ था 1914 में। 1914 में हुआ था जतरा भगत के नेतृत्व में। अगर हम बात करते हैं खिरवार आंदोलन की, तो ये कब हुआ था गाइस? ये हुआ था 1874 में। किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये भागीरथ मांझी के नेतृत्व में हुआ था। अगर हम मुंडा उलगुलान की बात करते हैं, यानी कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ था 1895 से 1900 ईस्वी। अगर हम तमाड़ विद्रोह की बात करते हैं तो ये 1782 से 1821 ईस्वी तक चला था और विष्णु मानकी और मौजी मानकी इसके नेतृत्व करता थे। ठीक है, तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ताना भगत आंदोलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। झारखंड का धोकरा निम्नलिखित में से किस शिल्पकला से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये धातु से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 को पंचायत राज में महिलाओं के लिए आरक्षण की कितनी प्रतिशत प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया था? तो 40 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 50%। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, 50%। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की।
नीचे दी गई प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो 41 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की। ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो 42 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इस ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि पेयजल में नाइट्रेट का उच्च स्तर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। भारी पानी में साधारण साबुन काम नहीं कर सकता है, क्यों काम नहीं कर सकता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि Ca2+ और Mg2+ आयन के साथ अवक्षेप की रचना होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, तो ए इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की। 44 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान m1 के एक पिंड A तथा द्रव्यमान m2 के एक पिंड B जिनके वे क्रमशः v1 तथा v2 हैं के बराबर गतिज ऊर्जा है, उनके मोमेंटम p1 तथा p2 के बीच क्या संबंध होगा, ये बताना है। अब देखिए इसको आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक ऊर्जा की, यानी कि गतिज ऊर्जा की। तो गतिज ऊर्जा की हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? आप सभी बहुत पहले इसे पढ़ते जा रहे हैं, 1/2 mv², जिसमें m मास है यानी कि द्रव्यमान है, और v क्या है? वेलोसिटी है, यानी कि वेग है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ तो आप जानते हैं कि p मोमेंटम यानी कि संवेग को दर्शाने के लिए यूज़ किया जाता है। p इक्वल टू होता है mv यानी कि मास इंटू वेलोसिटी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग। ठीक है, ये संवेग होता है। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या मिल जाएगा? इसमें मिल जाएगा p² इक्वल टू m² इंटू v², ये मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा हम बात करते हैं तो एक इक्वेशन हम बना देते हैं। सबसे पहले हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात किया था, तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? तो अभी हमने बात किया था, एक बार इसको हम ले लेते हैं वाइट पेज ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ आ जाए। जैसे हमने बात किया कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू होता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, और अभी हमने एक यहाँ पे स्क्वायर करके क्या बनाया था? तो p² इक्वल टू दोनों तरफ स्क्वायर करके हमने बनाया था। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो देखिए यहाँ m² v² है और यहाँ पे m इंटू v² है, यानी कि अगर हम यहाँ पे m को भी स्क्वायर कर दें, इसके लिए हमें क्या करना होगा? तो इसके लिए हम ऐसा कर सकते हैं कि 1/2 m² लगा देते हैं, इसके बदले नीचे m दे सकते हैं। ठीक है, और ये v² रह जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको क्या मिल गया? m² v², यानी कि m² v² की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं? तो हम पुट कर सकते हैं p², यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर कि 1/2 m और m² v² की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं? तो p² पुट कर सकते हैं, यानी कि p²/2m हम कह सकते हैं। ठीक है, इतना हमें मिल गया है। अब देखिए यहाँ पे हम सिर्फ एक मोमेंटम की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे बोला क्या है कि दोनों का मोमेंटम क्या है? बराबर है। तो हम यहाँ पे इजीली आप क्या कह सकते हैं कि हमें मिला क्या है? तो हमें यहाँ पे मिल गया है कि p²/2m। ठीक है, ये मिल गया है। लेकिन अगर हम दोनों के सिनारियो की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? p1/2m1²। ठीक है, 2m1 हो जाएगा, m1 हो जाएगा, स्क्वायर नहीं हुआ यहाँ पर। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा? p2²/2m2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखिए यहाँ से अगर हम देखें तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम रिलेशन देखना शुरू करें तो क्या हो जाएगा? ये यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा p1²/p2² इक्वल टू क्या हो जाएगा? m1 इंटू m2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहीं पे इसको अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? देखिए यहाँ पे p1²/p2 क्या है? p2² है। ठीक है, अब ये देखिए दोनों में स्क्वायर है, अगर यहाँ से हम स्क्वायर हटा देते हैं, ये दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, ये दोनों में स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? m1/m2 हो जाएगा, और ये वाला स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रूट हो जाएगा। ठीक है, रूट को हम क्या लिख सकते हैं? रूट को लिख सकते हैं m1 m2 पावर 1/2। ठीक है, अब देखिए अगर हम ऑप्शन देखने की कोशिश करते हैं तो ऐसा ऑप्शन कौन सा देखने को मिल रहा है? ये देखिए
आपको ऑप्शन नंबर डी देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है गाइस, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। कैक्टस की कुछ किस्मों में तने का कौन सा भाग पानी की उपलब्धता के आधार पर तने के बढ़ने और सिकुड़ने में मदद करता है? तो 45 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, रिब्स। सो रिब्स इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की। सोडियम क्लोराइड विलयन की पीएच की स्वभाव क्या होगी? अब इसकी स्वभाव क्या होती है गैस? अगर हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं तो उदासीन लवण इसको कहा जाता है, यानी कि पीएच वैल्यू इसका 7 होता है। और जिसका भी पीएच वैल्यू 7 होता है इसको न्यूट्रल कहा जाता है गैस। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की। अधिकतर लाउड स्पीकर के कुछ कैबिनेट के अंदर ड्राइव्स क्यों लगे होते हैं? तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा गाइस? ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी हानिकारक हस्तक्षेप को रोकने के लिए। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की। उन विशिष्ट लक्षणों की पहचान कीजिए जो मनुष्य के 4 कक्षीय दिल से जुड़ी हुई हैं। तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह ऑक्सीजन समृद्ध रक्त से ऑक्सीजनहीन रक्त को अलग करती है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की। चॉकलेट्स बनाने में प्रयुक्त ठोस कोको में कौन सा रसायन दिखाई नहीं पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्राइक्लोरोइथेन दिखाई नहीं पड़ता है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। अगर हम कैफीन की बात करते हैं तो एक जर्मन रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था फ्रेडरिक रेज। इन्होंने 1819 में कैफीन की खोज की थी, तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट हो सकता है। तो 49 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्राइक्लोरोइथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। 2 विलन, एक जिसका पीएच वैल्यू 1 और मात्रा 100 मिलीलीटर है, और उसे एक अन्य विलन के साथ जिसका पीएच वैल्यू 2 और मात्रा 200 मिलीलीटर है मिलाया जाता है। मिश्रण के परिणामी पीएच को ज्ञात कीजिए। अब इसका सही आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 1.39। आप एक बार कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। क्रॉसुलेशन अम्ल उपापचय की कौन सी प्रक्रिया से संबंधित है? तो 51 के सही आंसर की बात करें तो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण प्रक्रिया। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। पावर के लिए इनमें से कौन सा संबंध सही नहीं है? इसका सही आंसर बताना है। तो देखिए उससे पहले हम कुछ कैलकुलेशन की बात करते हैं जिससे सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पावर इक्वल टू क्या होता है। पावर इक्वल टू होता है गाइस W/T होता है। ठीक है, काम बटा समय होता है। ठीक है, वहीं पे हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करते हैं तो W/Q होता है। W/Q यानी कि V की क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, विभवांतर हो गया। ठीक है, अगर हम W का वैल्यू पुट करना चाहें तो Q इंटू V पुट कर सकते हैं या नहीं करते हैं? कर सकते हैं, यानी कि QV/T कह सकते हैं। अब एक चीज़ और आप जानते हैं कि करंट इक्वल टू क्या होता है। करंट का डेफिनेशन हम बात करते हैं तो Q/T होता है। Q/T यानी कि चार्ज पर यूनिट टाइम। चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है? तो ये करंट होता है। अब देखिए इसका वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? इसका वैल्यू हम क्या पुट कर सकते हैं? यानी Q/T का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? I पुट कर सकते हैं। यानी कि हम सिंपली कह सकते हैं कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा? V तो है, और Q/T के जगह पे क्या हो जाएगा? I हो जाएगा, VI हो जाएगा, VI हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और आप जानते हैं कि V इक्वल टू क्या होता है? V इक्वल टू IR होता है। कुलाम्स लॉ की अगर हम बात कर रहे हैं, वहीं पे अगर हम यहाँ पे तुरंत यहीं पे हम I की बात कर लें तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? I इक्वल टू V/R हो जाएगी, नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम वैल्यू को पुट करना चाहें V का वैल्यू, V का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं? तो IR पुट कर सकते हैं। तो V का वैल्यू अगर हम IR पुट कर दें, यानी कि P इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए? IR इंटू I। ठीक है, यानी कि I² R हो जाएगा, IR² R हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर हम ऐसा करते हैं कि एक चीज़ और क्या कर सकते हैं कि V/R भी लिख सकते हैं, V/R। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखिए I इक्वल टू अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? I इक्वल टू V/R लिख सकते हैं।
तो ये तो वी रहेगा ही, ये तो वी रहेगा ही। थोड़ा सा इसको हम इधर ये कर लेते हैं, इरेज कर लेते हैं। अब देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं, ये तो वी रहेगा, वी वाई आर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन ये भी मिल गया, ये वाला रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमने कौन कौन सा रिलेशन फाइंड आउट किया था। तो एक्चुअली ये आई है, कंफ्यूज नहीं होना है, ये आई है, वन नहीं है, आई है। तो ये वाला भी रिलेशन हमें देखने को मिल गया, ये वाला भी दिखा है, ये वाला भी दिखा है। हमने ये कहीं नहीं देखा है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है गैस। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान में 20% की बढ़ोतरी हो जाती है तो किसी वस्तु का भार परिवर्तन प्रतिशत में कितना होगा। तो 53 का करेक्ट आंसर की बात करेगा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 20% की बढ़ोतरी होगी। सो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की। मानव शरीर में खाद्य वसा का पाचन अधिकतर कहाँ होता है। तो अधिकतर कहाँ होता है, ये होता है इंटेस्टाइन में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आंत में या आंत्र में। सो ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की। विश्व की सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप आल्मा कहाँ स्थापित की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चिल्ली का अटकामा रेगिस्तान में। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गाइस, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की। सिरका अम्ल में सोडियम कार्बोनेट मिलाए जाने पर निम्न में से कौन सी गैस विमुक्त होती है। तो 56 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की। जींस का नीला रंग किस डाई के कारण होता है। तो किस डाई के कारण होता है गाइस, इसका आपने नाम सुना होगा इंडिगो का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की। एक उत्प्रेरक प्रक्रिया की दर में किस प्रकार वृद्धि करता है। उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट। तो बताइए 58 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सक्रियण ऊर्जा अवरोध को कम करके। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की। 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है। तो 59 का करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 ओम समानांतर में और 3 सीरीज में ऐसे व्यवस्थित किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की। उपकरण ग्रंथि का क्या कार्य है। तो इसका क्या कार्य है गाइस, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्लावा स्रावित करती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, इसको हम बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करना है तो 676 किसका रूट होता है गाइस, ये होता है 26 का, और 324 किसका होता है तो 18 का होता है। ये रूट x है इंटू 4 है, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा बताइए, 44 मिल जाएगा। 44 इक्वल टू रूट x इंटू 4 हो जाएगा, यानी कि ये 11 हो जाएगा। ये रूट इधर आ जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा, इस स्क्वायर हो जाएगा, यानी 121 इसका आंसर हो जाएगा। और 121 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की। एक कक्षा में कुछ निश्चित संख्या के छात्र थे। हर एक छात्र उतने ही रुपये के योगदान देता है जितने कि उस कक्षा में छात्र थे। यदि कुल योगदान 5476 था तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए करते क्या है कि जो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, इसको क्या करना है, अंडर रूट निकाल लेना है। तो अंडर रूट निकालने के लिए देखिए काफ़ी ईजी एक मेथड आपको मैं बताता हूँ कि इसका मेथड क्या होता है। देखिए इसका अगर अंडर रूट आपको फाइंड आउट करना है तो देखिए सबसे पहले कि 6 छक 36 और 4 चौके 16, दोनों के लास्ट में 6 आता है। तो या तो 6 के स्क्वायर में हो सकता है या तो 4 के स्क्वायर में हो सकता है। सबसे पहले हम एक बार पेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। पेयरिंग कर लिए, अब उसके बाद यहाँ पे जो 2 डिजिट आपको दिख रहा है उसमें करना क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर हम देखने की कोशिश करें तो 7 7 49 होता है और 8 64 होता है। तो ये दोनों के बीच में ये लाई कर रहा है, दोनों के बीच में लाई कर रहा है। तो 8 64 ये वाला तो नहीं हो सकता है, ठीक है।
ये हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे करना क्या रहता है कि ये जो दोनों संख्या है 7 और 8 है, इसको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं तो कितना है, 8 सते 56 है। यहाँ पे आ रहा है 56 और यहाँ पे है कितना, 54 है, यानी कि अंदर में कम है, 56 से कम है। अब जब कम रहता है तो हम कम वाला को लेते हैं। यहाँ तो फिक्स हो गया कि 7 होगा, 8 तो नहीं हो सकता है, तो ये तो फिक्स है कि 7 होगा। लेकिन यहाँ पे अधिक वाला लेंगे कि कम वाला लेंगे, ये कैसे डिसाइड होता है, तो देखिए यहाँ 56 है और यहाँ 54 है, यानी कि अंदर में कम है, अंदर में कम है, तो यहाँ भी हम कम वाला वैल्यू लेंगे। तो कम वाला वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी कि 74 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 74 कौन से ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 74। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के। अब देखिए श्रृंखला दिया हुआ है और उसमें बताना है कि नेक्स्ट कौन सा संख्या आएगा। तो ये भी देखिए, ये भी काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग यहाँ पे आपको लगाना है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, उसके बाद 9 कैसे आया होगा, यहाँ पे 9 कैसे आया होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो आपको क्या पता लगेगा कि अगर हम ऐसा कर दें 3 दूनी 6 और 3 9, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसी तरीके से 21 कैसे आया होगा, तो यहाँ भी वही मेथड को अप्लाई करके देखते हैं। तो 9 दूनी 18 और 3 कितना हो जा रहा है, 21 हो रहा है, यानी कि ये वाला सीरीज़ बिल्कुल काम कर रहा है। देख लीजिए 21 दूनी 42 और 3 45, ये भी काम कर रहा है, यानी कि यहाँ भी यही मेथड को हम अप्लाई करेंगे। तो 189 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे प्लस 3 कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें कितना मिल रहा है बताइए, तो 378 प्लस 3 381, और 381 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर सी सीरीज़ क्या था, तो आप एक बार ऐसे कर सकते हैं, 9 इंटू 2 प्लस 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है और इसको सरलीकृत करके मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप जब भी सॉल्व कर रहे होंगे तो इसको इजी तरीके से सॉल्व करने के लिए आप वैल्यू को पुट करके कुछ वैल्यू आप मान लीजिएगा, और कुछ वैल्यू को पुट करके आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसा हम करते हैं कि ए बी और सी तीनों का वैल्यू हम ले लेते हैं 1। ठीक है, ऐसे ही ताकि इसको सॉल्व करना आसान हो जाए। तो देखिए अगर हम 1 ले लेते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी हो जाएगा ये। देखिए यहाँ पे 1 1 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 1 इंटू 1 1, यानी कि इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू भी 1 और इसका वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो कितना मिल गया बताइए, यहाँ टोटल कितना मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि 2, यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा, यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 2 मिल जाएगा। तो टोटल कितना मिल गया, टोटल 8 हो गया, नहीं हो गया, इसका वैल्यू टोटल 8 हो गया, इसका वैल्यू टोटल कितना निकल कर आ गया, इसका वैल्यू 8 आ गया। अब ऑप्शन में हम चेक करते हैं कि किसका वैल्यू 8 आ रहा है। ए बी सी तीनों का 1 1 वैल्यू पुट करने के बाद, तो सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को अगर देखना चाहें तो देखिए 1 + 1 2, 1 + 1 + 2 है ना, इंटू है, ये इंटू है। उसके बाद चलिए एक बार फिर से इसको ये कर लेते हैं। तो देखिए 1 + 1 2 इंटू 1 + 1 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जा रहा है, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की। ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, अब इसको देखने की कोशिश करते हैं क्या है। अब देखिए x का वैल्यू दिया हुआ है और x² + 1/x² का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। और तो आप देख सकते हैं कि हमें सबसे पहले क्या ज़रूरत पड़ेगा, x + 1/x की आवश्यकता पड़ेगी। तो x का वैल्यू तो दिया हुआ है, 1/x का वैल्यू पता करने के लिए। अब देखिए जब भी आपको ऐसा, देखिए एसएससी का काफ़ी फेवरेट रहा है, तो जब भी इस तरीके का सीरीज़ आपको मिलता है और दोनों का स्क्वायर यानी कि 7 और 4 के 16 48, यानी कि दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाता है, ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद डिफरेंस 1 आ जाता है। ठीक है, जैसे 7 49 - 4√3, ये दोनों का डिफरेंस अगर हम देखने की कोशिश करें और ये दोनों का डिफरेंस अगर 1 आ जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं कि अगर इसका अपोजिट निकालना है, 1/x निकालना है, तो सिर्फ साइन को हम चेंज कर देते हैं, सिर्फ साइन को चेंज कर सकते हैं। यानी कि x का वैल्यू तो दिया हुआ है, यानी 1/x का वैल्यू जब भी हमें निकालना रहेगा तो करेंगे क्या, इसको वैल्यू को हम कर देंगे चेंज, यानी कि सिर्फ साइन को चेंज कर देंगे। तो यहाँ पे माइनस की जगह पे प्लस हो जाएगा।
ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि x प्लस 1/x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो दोनों को ऐड कर देंगे, ये दोनों को ऐड कर देंगे। और जब दोनों को ऐड कर रहे होंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि ये माइनस में है और ये प्लस में है, यानी कि 7 और 7 14 हो जाएगा। यानी x प्लस 1/x का वैल्यू कितना हो गया, 14 हो गया। ठीक है, और आपने एक फॉर्मूला देखा है और समझा भी है कि अगर x प्लस 1/x इक्वल टू जेड है, अगर हम जेड मान लेते हैं और x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर निकालना है तो क्या करते हैं, जेड माइनस कितना होता है बताइए, 2 होता है। ऐसा होता क्यों है, अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो देख लीजिए यहाँ पर 1 प्लस, अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x इंटू 1/x। तो देखिएगा कि यहाँ से ये वैल्यू कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से x का वैल्यू कट जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा। तो देखिए अगर हम इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे होंगे तो यहाँ जो ये प्लस में है उधर जाके माइनस में होगा ही नहीं होगा, हो जाएगा। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं कि x प्लस 1/x, ठीक है, दोनों का अगर स्क्वायर निकालना हो तब हम क्या कहेंगे, जेड स्क्वायर माइनस 2, एक ये फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो 1/x का फॉर्मूला कितना था, तो टोटल अगर हम बात करते हैं तो जेड हम मान रहे हैं किसको, तो जेड हम मान रहे हैं x प्लस 1/x को। ठीक है, हमने जेड मान लिया है, तो इसका वैल्यू कितना निकला था, 14 निकला था। तो 14 स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, यानी कि 196 माइनस 2 194 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 194 इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस क्वेश्चन नंबर 66 के। 66 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक वृत्ताकार मैदान का अर्धव्यास यानी कि त्रिज्या कितना है, 80 मीटर है और एक वृत्त चाप केंद्र पर 126 डिग्री का कोण क्या करता है, यहाँ पे बनाता है, सब्सटेंड करता है, तो इस भाग पर 5 रुपये प्रति वर्ग की दर से टाइल्स बनवाने में कितनी लागत आएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि एक वृत्ताकार मैदान है। ठीक है, एक वृत्ताकार मैदान हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक एंगल बना रहा है। ये एंगल कितना है गाइस, तो आप देख सकते हैं 126 डिग्री है, 126 डिग्री है। ठीक है, ये हम चाप मान लेते हैं, आर्क है एक तरीके का, ये आर्क है, ये वाला एरिया जो आप देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इतना तो ये क्लियर हो गया, जिसमें से ऑलरेडी ये बता रखा है कि अर्धव्यास कितना है, व्यास इसको टोटल को बोलते हैं। ठीक है, टोटल को व्यास बोलते हैं, तो अर्धव्यास कितना हो जाएगा, अर्धव्यास 80 हो जाएगा। यानी कि अल्टीमेटली इसका त्रिज्या कितना दिया है, 80 दिया है इसका त्रिज्या, 80 मीटर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब देखिए आर्क का फार्मूला क्या होता है, आर्क यानी कि चाप का फार्मूला क्या होता है, तो चाप का फार्मूला होता है गाइस पाई आर स्क्वायर थीटा इंटू 360 डिग्री। ऐसा क्यों होता है बताइए, ऐसा क्यों होता है। अब देखिए सिंपली अगर हम इसको बेसिक तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें तो देखिए आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसको रटने की आवश्यकता नहीं है। देखिए ये क्या है, एक वृत्त है, एक सर्कल है। ठीक है, अब ये एक सर्कल है तो यहाँ पर इस बिंदु पर, इस पॉइंट पे टोटल कितना 360 डिग्री का एंगल बनता ही नहीं बनता है, 360 का एंगल बनता है। और ये जो हम अगर पूरा का पूरा इसका क्षेत्रफल निकालने की बात करें तो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इक्वेट करके भी निकालने की कोशिश करें कि यहाँ पे 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 360 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम 126 डिग्री का निकालें तो इंटू क्या हो जाएगा, 126 डिग्री हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इसी फॉर्मूला में पहुंच रहे हैं, नहीं पहुंच रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसको निकालने के लिए हम आसानी से क्या कर सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, अगर इसी फार्मूला में हम पुट करने की कोशिश करें पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 डिग्री। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या होता है, 22/7 होता है या नहीं होता है। और आर का वैल्यू कितना है, यानी कि त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 80 मीटर दिया हुआ है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 126 डिग्री दिया हुआ है। और नीचे कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ठीक है, 360 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए अगर हम इसको कैंसिल करने की कोशिश करें तो कितना बार में कैंसिल हो जाएगा, ये देखिए आपका ये कैंसिल हो जाएगा 18। ठीक है, 18 टाइम्स ये हो जाएगा। और अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो आप यहाँ देखेंगे कि इसको सॉल्व करते हैं तो 80 इंटू 80 हो जाएगा, 80 इंटू 80 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, स्क्वायर है तो 1 0 से 1 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया। ठीक है, उसी तरीके से फिर अगर हम और भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो कितना बार में हो जाएगा, 8 से, तो 8 से ये 2 बार में
9 चौके 36 और 9 दूनी 18 यहाँ हो जाएगा, 2 बार में यहाँ कट जाएगा। ठीक है, यानी कि टोटल आपको यहाँ कितना देखने को मिल रहा है, देखिए 88 64 यानी कि 640 इंटू 11। ठीक है, इतना देखने को मिल रहा है। कैलकुलेट करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, तो देखिए 7040। ठीक है, ये वीडियो आपको देखने को मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में आगे भी क्या बोला है, आगे भी यहाँ पे क्या बोला है कि 5 रुपया वर्ग प्रति मीटर की दर से कितना लागत आएगा ये बताना है। तो देखिए यहाँ से हमको क्या करना होगा कि 5 से यहाँ मल्टीप्लाई भी करना होगा। अब देखिए 5 से मल्टीप्लाई करना होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 00253। ठीक है, इतना रुपीस हो जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर, तो ऑप्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये देखिए डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। एक कंपनी अपने सेल्समैन के लिए सेल्स कमीशन बढ़ाकर 4% से 5% कर देती है, किंतु व्यक्ति की आमदनी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सेल्स की मात्रा का स्तर कितना कम हो गया है। अब देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, लेकिन थोड़ा सा मैड लगाना होगा इसके सही आंसर के लिए। तो देखिए इसमें करना क्या है, 67 में करना क्या है, मान के चलते हैं कि X प्रतिशत की कमीशन पर जो बिक्री है मान लेते हैं X है। ठीक है, और 5% कमीशन पर जो बिक्री है वो कितना है, Y मान लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यानी कि 4% इंटू X। देखिए दोनों का स्तर क्या है, दोनों का बराबर है, बराबर यहाँ पे बोल दिया है। ठीक है ना, कोई भी परिवर्तन नहीं होता है तो बराबर है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, 5% इंटू Y हो जाएगा। ठीक है, Y हो जाएगा, यानी हम कह सकते हैं कि 4x इक्वल टू 5y हो जाएगा। अगर हम इसको वैल्यू y का वैल्यू निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, ये आपको y का वैल्यू हो जाएगा 4/5x हो जाएगा। और इसको आप पॉइंट में अगर करना चाहें तो 0.08x आपको देखने को मिलेगा y का वैल्यू आपको इतना देखने को मिलेगा। अब देखिए क्या किया है, अब इसमें करना क्या है कि एक्चुअली में ये दोनों का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो x और y का डिफरेंस हम निकाल लेंगे कि दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो x माइनस y, ये दोनों का डिफरेंस पता कर लेते हैं कि कितना स्तर में कमी हुआ है या बढ़ोतरी हुआ है, जो भी तो देखने की कोशिश करते हैं। तो x तो है ही x, और y की जगह पे y का वैल्यू कितना निकला था बताइए, 0.8x निकला था, नहीं निकला था। तो इसमें क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो 0.8x। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा बताइए, तो इसका निकल कर आ जाएगा 0.2x वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रतिशत पूछा है, प्रतिशत में है आंसर दिया है, तो इसका प्रतिशत फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए कितना है, तो 0.2x है, 0.2x है, इंटू 100 कर लेंगे, इंटू 100 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बताइए, डिवाइडेड बाई x हो जाएगा। x ही तो बेस रहेगा ना इसका, और यहाँ इंटू x रहेगा, तो x और x ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, आपको देखने को मिलेगा 20%, यानी कि करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 20%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की। m और n के फॉर्म में ये दिया हुआ है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि m n इक्वल टू 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का स्क्वायर होता ही नहीं होता है। तो आप यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यहाँ जो m का वैल्यू है, ये कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और n का जो वैल्यू है ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली पुट कर देते हैं। अब देखिए पुट कर देते हैं तो m-1 यानी कि 10 हो जाएगा। ठीक है, और n+1 यानी कि 3 हो जाएगा, 10 टू द पावर 3 यानी कि 3 जीरो किसमें है, तो डी में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1000। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 1000 इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की। दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां क्रमशः 264 मीटर और 352 मीटर है। चक्र की चौड़ाई क्या होगी। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही ईजिली। तो देखिए दो संकेंद्रित वृत्ताकार चक्र की आंतरिक और बाह्य परिधियां दी हुई हैं, मतलब मान के चलते हैं कि दो
वृत्त हमने बना लिया है जिसका त्रिज्या मान लेते हैं R1 है और बड़ा वाला का मान लेते हैं R2 है। ठीक है, सरकमफेरेंस यानी कि इसका परिधि क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, तो आप जानते हैं 2 पाई R होता है। अब यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R आप देखिएगा तो ये वाला हमको निकालना है, यानी कि दोनों का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस यानी कि R2 माइनस R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम क्या कर रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, तो अगर हम सिंपली ये कहना चाहें कि 2 पाई R, अच्छा एक वाइट पेपर ले लेते हैं ताकि आपको समझना ईजी हो जाए। देखिए अगर हम बात करते हैं 2 पाई R का वैल्यू हमने क्या बताया, R2 माइनस R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखिए दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि 352 दिया हुआ था और कितना दिया हुआ था, 264 दिया हुआ था। ठीक है, ये दोनों का डिफरेंस कितना देखने को मिल जाएगा, तो ये दोनों का डिफरेंस है 80। ठीक है गाइस, और आप यहाँ पे अगर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा बताइए, 88 मिलेगा। ये दोनों का डिफरेंस हम निकाल रहे हैं तो 88 देखने को मिलेगा। ठीक है, वहीं पे अगर आप देखिएगा 2 और 22/7 इसका वैल्यू हो जाएगा और 22/7 हो जाएगा। इसको हम मान लेते हैं क्या, इसका वैल्यू को हम P मान लेते हैं ना, ऐसे ही। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको सिंपली क्या दिखेगा, तो ये 44 बन गया, तो 44 दूना 2 बार में कट रहा है, तो P का वैल्यू यानी कि डिफरेंस कितना मिल रहा है, 7 दूनी 14 मिल रहा है, 7 दूनी 14 यानी 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 14 क्या कोई ऑप्शन में दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए 14 आपको देखने को मिल रहा है, सो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है गाइस, चलिए मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की। देखिए एक वृत्ताकार मैदान में 180 मीटर लंबाई और 120 मीटर चौड़ाई का आयताकार टैंक है। यदि आयताकार टैंक के चारों ओर एक वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 40,000 मीटर स्क्वायर है तो मैदान की परिधि कितनी है, ये बताना है। तो देखिए इसमें भी थोड़ा सा हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं और ये भी हम लोगों के लिए काफ़ी इजी हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक वृत्ताकार मैदान दिया हुआ है और एक आयताकार टैंक का क्षेत्रफल। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि एक फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ करते हैं, जस्ट वेट गाइस। ओके, देखिए क्या है कि एक आयताकार हो गया और एक ये वृत्ताकार मैदान हो गया। ठीक है गाइस, अगर हम ऐसा करते हैं कि सबसे पहले ये जो आयताकार जो आपको क्षेत्र दिख रहा है, इसका हम क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुनी चौड़ाई हो जाएगा, और लंबाई और चौड़ाई कितना है, तो देखिए 180 कितना था बताइए, एक बार देख लेते हैं। 180 और 120 है, तो कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल, थोड़ा सा वेट करिएगा, कितना हो जाएगा बताइए। तो 180 इंटू 120 हो जाएगा, यानी इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए। इसको कैलकुलेट करने पर हो जाएगा 21600 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये किसका निकल गया, इसका एरिया निकल गया है। वहीं पे वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है अगर आप बात करिएगा तो देखिए यहाँ पे 40,000 ऑलरेडी दिया हुआ है, 40,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर हम पूरा टोटल मैदान का क्षेत्रफल निकालना चाहें तो दोनों को ऐड कर देते हैं, तो दोनों को ऐड करने पे कितना हो जाएगा इस 40,000। ठीक है, 40,000 30, यानी कि आपको देखने को मिलेगा 61600 मीटर स्क्वायर। ये क्या हो गया, पूरा का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं बताइए, हम ये कह सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 61600। ठीक है, ये इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो 22/7 हो जाएगा, 22/7 इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा 61600। ठीक है, अब देखिए इसको काटते हैं, तो काटने के बाद सॉल्व करने के बाद कितना हो जाएगा, तो 2 बार में कट जाएगा, 44 से 176 8, यानी कि 2 हो जाएगा, और ये 8 बार में कट जाएगा। ठीक है, और ये 00 तो रहेगा ही। ठीक है, अब देखिए आर स्क्वायर का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो आर स्क्वायर का वैल्यू आपको कितना देखने को मिल रहा है, अगर इसको पेयर में तोड़ दें तो आपको देखने को मिलेगा कि 7 इंटू 4 इंटू 100 है, और ये जो 7 है ये भी आ जाएगा, 7 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब सिंपली आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, आर स्क्वायर उधर रूट हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए तो 7 का पेयर है, तो एक बार एक साथ कर लेते हैं इसको, फिर 2 ये 4 हो जाएगा, और यहाँ 100 है। ठीक है, अब देखिए इसका पेयरिंग में एक 7 निकल कर आ जाएगा, यहाँ पे 2 निकल कर आ जाएगा, और यहाँ पे 10 निकल कर आ जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू अगर हम सिंपली बात करें तो आर का वैल्यू कितना निकल गया गाइस, तो 7 दूनी 14 140 आपको देखने को मिल गया आर का वैल्यू। क्वेश्चन में क्या पूछा है, परिधि पूछा है, तो परिधि क्या होता है, तो परिधि होता है गाइस 2 पाई आर। सरकमफेरेंस की हम बात कर रहे हैं, तो
चलिए इसमें भी हम वैल्यू को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू कितना निकल गया है 140, तो बार बार में कट जाएगा। तो कितना हो जाएगा 44 दूनी 88, यानी कि 88,880 मीटर। ठीक है, ये इसका परिधि हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा था बताइए, 70। ठीक है, 70 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 180 मीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमने इसको लगभग समझा दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की। देखिए श्रृंखला दिया हुआ है और इसमें एक्स का मान बताना है कि क्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे सीरीज़ क्या चल रहा है। देखिए हमारे पास है क्या एक्चुअली, एक बार थोड़ा सा वेट करिएगा इस, थोड़ा सा वेट करिएगा। देखिए 4 दिया है, फिर 4 दिया है, उसके बाद 10 दिया है, x दिया है, 105 दिया है, फिर 420 दिया है। ठीक है, अब आगे क्या होगा ये बताना है। तो देखिए सिंपली अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करें तो ये 4 से 10 कैसे बना होगा, 4 से 10 कैसे बना होगा, तो 4 दूनी 8, देखिए 2 से नहीं हो रहा है, 2.5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो देखिए है ना, ये बन जा रहा है 10 हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, तो ऐसा करते हैं कि 2.5 है 3 करके देखते हैं, क्या यहाँ 30 हो सकता है, क्या 30 हो सकता है क्या। चलिए आगे भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि अगर हम 3.5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या 105 मिल रहा है क्या। तो कैलकुलेट करके देखिए 3 105 बिल्कुल मिल रहा है। अब देखते हैं कि 3.5 4 से मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा है क्या। देखिए 4 5 के 20 4, बिल्कुल यही सीरीज चल रहा है, यानी कि 2.5 3 3.5 4 4.5 ऐसे चल रहा है। तो 10 में 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी कि 30 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गैस। यानी कि अगर हम 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 मिनट, 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। यानी कि कौन सा सीरीज चल रहा है, तो 2.5 यानी कि 2.5 3 3.5 4 4.5 ऐसे ही सीरीज चलता जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। एक वृत्त से 150 डिग्री के कोण का एक भाग काटकर निकाला जाता है और काटकर निकाले गए भाग का क्षेत्रफल 25/2 वर्ग सेंटीमीटर है। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है और काफ़ी इजी है, मतलब कि थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगा। देखिए 150 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 25/2 सेंटीमीटर। चलिए इसको भी एक वाइट पेज में आपको बताने की कोशिश करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि 150 डिग्री इक्वल टू 25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और देखिए पूरा अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो आप जानते हैं कि पॉइंट पर कितना बनता है, टोटल 360 डिग्री का एंगल बनता है। 360 डिग्री का एंगल बनता है तो आप समझ सकते हैं कि हमको क्या करना पड़ेगा कि 150 का है तो सबसे पहले 1 का निकाल लेंगे, उसके बाद 360 डिग्री का वैल्यू निकाल लेंगे तो टोटल क्षेत्रफल इसको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 का वैल्यू निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, इसका आप देखिएगा तो आपको कितना हो जाएगा, तो 25/2 और 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं इंटू 1/150 और 360 का निकालना होगा तो क्या करेंगे, इंटू 360 करेंगे, नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, फिर 5 से देखिए 3 बार में कट जाएगा, 5 3 15 और 5 25 हो जाएगा। अब फिर देखिए 3 से इसको भी हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, तो कितना 12 बार में हो जाएगा और इसको फिर ये 6 बार में हो जाएगा। ठीक है, और अब आप देखिएगा तो 5 6 25 30 इसका सही आंसर हो जाएगा। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल निकल कर आ जाएगा। तो 72 का सही आंसर की बात करें तो आपको ऑप्शन नंबर ए देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है गाइस, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की। एक क्यूब का बॉडी डायगोनल दिया हुआ है इतना सेंटीमीटर यानी कि 3√3 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन यानी कि वॉल्यूम और तल क्षेत्रफल कितना होगा ये बताना है। तो देखिए डायगोनल दिया हुआ है, हम क्यूबिक को बॉडी की बात कर रहे हैं तो डायगोनल दिया हुआ है। तो देखिए इसको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा वेट कर लें आप। ठीक है, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा, जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड। हाँ चलिए देखिए क्या दिया हुआ है कि डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल की बात करिएगा तो ये वाला डायगोनल होता है, लेकिन यहाँ के क्यूबिक फॉर्म का डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल यानी कि विकर्ण दिया हुआ है गाइस। और अगर हम क्यूबिक का डायगोनल की बात करते हैं तो क्या होता है बताइए, इसका डायगोनल क्या होता है। तो विकर्ण क्या होता है, आप जानते हैं कि घनाभ का विकर्ण इक्वल टू क्या होता है, यानी कि डायगोनल इक्वल टू होता है
3 इंटू भुजा, भुजा को हम मान लेते हैं ए, ठीक है। अब देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है, डायगोनल का वैल्यू दिया हुआ है 3√3 दिया हुआ है, इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 इंटू ए इसका वैल्यू हो जाएगा। तो इसको अगर हम कैंसिल करते हैं तो ए का वैल्यू निकल कर कितना आ गया, ए का वैल्यू पता चल गया कि कितना होगा बताइए, 3 हो जाएगा। ए का वैल्यू हमें कितना पता चल गया, ए का वैल्यू हमें 3 पता चल गया, ठीक है। ए का वैल्यू कितना पता चला है, तो 3 पता चल गया है, ए का वैल्यू 3, ठीक है। अब करेंगे क्या, ए का वैल्यू 3 पता चल गया है तो इसका वॉल्यूम क्या होता है, तो एक क्यों होता है 3 × 9 = 27 हो जाएगा। और हम इसके क्षेत्रफल की बात करते हैं तो 6a² होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 3 × 9 = 54 हो जाएगा, ठीक है, 54 हो जाएगा। तो 27 और 54 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, अगर हम क्वेश्चन नंबर 73 की बात कर रहे हैं, जस्ट वेट, 73 नंबर क्वेश्चन आपको देखने को मिल जा रहा है, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, यानी कि 27 घन सेंटीमीटर और 54 वर्ग सेंटीमीटर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। देखिए 74 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक शंकु, एक गोलार्ध और एक सिलेंडर का एक समकक्ष आधार पर खड़े हैं और उनकी ऊंचाई समान है, उनके आयतन यानी कि वॉल्यूम का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए त्रिज्या ऊंचाई के बराबर है, ये दिया हुआ है। अब देखिए काफ़ी इजी तरीके से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और काफ़ी इजी है। यहाँ पे पहले सबसे पहले बताया क्या दिया है कि यहाँ पे मान लेते हैं आर और एच का वैल्यू क्या है, बराबर है, ठीक है, दोनों का बराबर है, इक्वल टू हम एक से ऐसा मान लेते हैं ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। अब देखिए तीनों का वैल्यू आप पुट कर लीजिए, ठीक है, तीनों का वैल्यू पुट कर लीजिए। 1 मिनट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करिएगा इस, थोड़ा सा, ओके। चलिए तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे शंकु का अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की तो कितना होता है, वॉल्यूम की अगर हम बात कर रहे हैं तो 1/3 πr² होता है, ये वॉल्यूम है। उसके बाद हम बात करते हैं तो किसका है बताइए, तो गोलार्ध की बात करते हैं तो 2/3 πr³ है। उसी तरीके से हम बात करते हैं किसका है, तो πr² हो जाएगा, किसका हो जाएगा, बेलन का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसमें हम ये वाला वैल्यू अगर आप देखिएगा तो 1/3 हो जाएगा, पाई हो जाएगा। अब ये देखिए r के बराबर या x के बराबर कह सकते हैं, तो x³ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। फिर आप देखिए यहाँ तो खैर हो ही जाएगा 2/3 पाई x³ हो जाएगा यहाँ पर भी, और पाई यहाँ भी हो जाएगा, पाई, ये देखिए पाई हो जाएगा यहाँ पर, और ये जो है ये भी x³ के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो आप सिंपली यहाँ पे क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन से कैंसिल हो रहा है, तो पाई तो सबसे पहले कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/3 हो जाएगा, इस 2/3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्या बचा 1, तो 1/1 हो जाएगा। अब देखिए इसको अगर हम एलसीएम 3 ले लेते हैं तो 3 कट जाएगा तो 1 बचेगा, फिर यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा तो 2 बचेगा, और यहाँ पे 3 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, यानी कि 1:2:3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है गाइस। अब देखिए ऑप्शन कौन सा है, अगर हम 74 की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वेट करिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखना चाहें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1:2:3 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की। दी गई आकृति में 4 छवियाँ दी गई हैं जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं, उस छवि को ज्ञात कीजिए जो विषम है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि इसमें और इसमें आप तीनों में गौर करने की कोशिश करें तो ये देखिए ये जो झुका हुआ है वो अंदर की ओर है, ये देखिए एरो आपको अंदर की ओर देखने को मिलेगा, यहाँ भी अंदर की ओर देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें बाहर है, ये देखिए ये वाला एरो बाहर देखने को मिल रहा है, ये वाला, इसका मतलब ये वाला बिल्कुल ऑड है, यानी कि 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो सी बिल्कुल अलग दिखाई दे रहा है, तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की। हरीश यास्मीन का भाई है। अब देखिए यहाँ पे डायग्राम हम बनाते जाते हैं। हरीश भाई है, किसका है, तो यास्मीन का, ठीक है, यास्मीन के। और यास्मीन के 2 पुत्र हैं, शिवा और नकुल। शिवा और नकुल 2 पुत्र हैं, ठीक है, शिवा और नकुल। तो हम मान लेते हैं कि इधर आपका शिवा हो गया, इधर नकुल हो गया, ठीक है। अब देखिए कैलाश शिवा के भाई के पिता है, कैलाश शिवा के भाई का पिता है, मतलब कि ये दोनों का पिता हो जाएगा, के दोनों का पिता हो जाएगा। अगर ये पिता है तो ये माता रही होंगी, ठीक है, ये माता, यानी कि दोनों पति पत्नी हो गए। अब उसके बाद फिर क्या
पूछ रहा है कि कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध है। तो देखिए क्या संबंध हो जाएगा, कैलाश का हरीश के साथ क्या संबंध हो जाएगा, जीजा या बहनोई का, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की। 77 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें दिया है कि दिए गए पैटर्न में 5 4 के तुरंत बाद कितनी बार आता है। तो देखिए 4 के तुरंत बाद 5 कितने बार आता है, तो देखिए 4 के तुरंत बाद आपको यहाँ एक देखने को मिल रहा है, 4 के तुरंत बाद आपको एक यहाँ देखने को मिल रहा है, यानी कि 2 ही बार देखने को मिल रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 77 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 बार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 78। कुछ मित्र एक गोल मेज के चारों ओर बैठे हुए हैं, उनमें से एक महेश है और महेश के दाईं ओर 9 लोग बैठे हैं, कुल कितने लोग बैठे हैं। तो काफ़ी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब बोल रहा है महेश के दाईं ओर कितने हैं, तो दाहिने ओर 9 लोग बैठे हैं, तो 9 और एक खुद ये 10, तो 10 लोग हैं। काफ़ी ईजी प्रश्न है, एकदम बच्चा वाला प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की। समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर है और समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई कितनी है। अब देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे समांतर चतुर्भुज दिया हुआ है, यानी कि क्या होता है, इसका आधार गुने ऊंचाई होता है। तो देखिए ऊंचाई अगर हम x मान लेते हैं तो आधार दुगुना है, यानी कि 2x हो जाएगा। ठीक है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, तो आधार इंटू ऊंचाई होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम सिंपली कह सकते हैं कि x इंटू 2x। ठीक है, क्योंकि ये दुगना है, आधार दुगना है, तो क्या हो जाएगा, कितना दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे 98 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखिए 2 से इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो 49 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 हो जाएगा। यानी x का वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो x का वैल्यू कितना देखने को मिल जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और यहाँ पे पूछा क्या है, यहाँ पे ऊंचाई पूछा हुआ है, तो ऊंचाई कितना है, देखिए x दिया हुआ है, x है, तो ऊंचाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 80 की। 80 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक समलंबाकार नहर की ऊपरी भाग 10 मीटर चौड़ी और निचला भाग 6 मीटर चौड़ा है। यदि नहर के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 480 मीटर स्क्वायर है तो नहर की गहराई कितनी होगी। अब देखिए ये भी काफ़ी इजी प्रश्न है। अब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अगर हम समलंब की बात करते हैं, यानी कि ट्रापीजियम की बात करते हैं, तो ट्रापीजियम का क्षेत्रफल क्या होता है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अब चाहते हैं 1/2 और दोनों का जो बेस होता है, जैसे अगर मान लेते हैं कि ये समलंब है तो ये दोनों का जो आधार है ये दोनों का योग होता है, यानी कि 10 और 6 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ठीक है, और एच तो दिया हुआ नहीं है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 480 वर्ग मीटर। ठीक है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा बताइए, 480 वर्ग मीटर हो जाएगा। अगर इसको हम वाइट पेपर में थोड़ा सा सॉल्व करके आपको दिखाने की कोशिश करें तो देखिए क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा इंटू 10 और 6 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इंटू एच इक्वल टू कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको हम काटते हैं, कैंसिल करते हैं, तो कितना हो जाएगा 8 और 8 × 48 60, यानी कि एज का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 60 निकल कर आ गया, 60 निकल कर आ गया। ठीक है गाइस, तो 80 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 80 का, देखिए 80 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं तो 60 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिल रहा है, तो 60 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 60 मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की। 80 नंबर क्वेश्चन है कि दी गई छवि में 4 आकृतियाँ दी गई हैं, किस मामले में आकृति की 2 समान भागों में विभाजित किया जा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, अगर आप इस पिक्चर को देख रहे हैं तो देखिए किसको हम समान भाग में बांट सकते हैं, इसको नहीं बांट सकते हैं, ये देखिए इसको भी नहीं बांट सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल समान भाग में बट जा रहा है, कि बिल्कुल यहाँ पे आप देखिएगा कि अगर यहाँ पे अगर आप बांट दें तो ये बिल्कुल समान भाग में दोनों तरफ बढ़ जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट आंसर 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की। सुधाकर के पास 13 फूल हैं, वह प्रतिदिन सुबह मंदिर में 3 फूल चढ़ाता है और इसके बाद बाग में 2 फूल तोड़ता है। मंदिर में चढ़ाने के लिए उसके पास 3 फूल किसी दिन नहीं होंगे। अब देखिए इसको हम बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा लेकिन समझ आ जाएगा। देखिए क्या है कि उसके पास 13 फूल हैं, उसके पास टोटल 13 फूल हैं, ध्यान से समझिएगा, समझ आ जाएगा आपको। देखिए
13 फूल हैं, 13 फूल में करता क्या है, वो 3 फूल चढ़ाता है और 2 फूल तोड़ लेता है। अब उसके पास कितने फूल बच गए, तो दिखेगा कि 12 फूल बच गए। तो पहला दिन इसके पास कितने फूल बच गए, 12, ठीक है। उसी तरीके से फिर नेक्स्ट डे क्या होगा कि इसके पास 12 फूल हैं, जिसमें से वो क्या करेगा, 3 फूल को चढ़ा लेगा और 2 फूल को क्या करेगा, तोड़ लेगा। अब कितना बच गया, उसके बाद टोटल 11 फूल बच गया। ये कितना हुआ दिन है, तो दूसरा दिन है। उसी तरीके से तीसरा दिन क्या हो जाएगा, अब इसके पास 11 फूल है, 11 फूल है। उसके बाद फिर क्या करेगा बताइए, उसके बाद फिर 3 फूल को ये चढ़ा देगा और 2 फूल को तोड़ लेगा। अब उसके पास कितना बचा, 10 बचा। और ये कितना, कौन सा दिन है, तो ये आपको दिन मिलेगा तीसरा, ठीक है। तो आप क्या देखिए कि थोड़ा सा अगर हम इसको और ऊपर करते हैं तो 10 में तीसरा दिन है, तो उसी तरीके से 9 फिर हो जाएगा 8 7 6 5 4 3 2 ऐसे करके हो जाएगा। तो देखिए तीसरा दिन है, ये चौथा दिन हो जाएगा, ये 5वां दिन, छठा दिन, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां दिन। अब देखिए 11वां दिन हुआ क्या होगा, 11वां दिन ऐसा हुआ होगा कि इसके पास 3 फूल रहा होगा और ये 3 फूल को क्या कर दिया, चढ़ा दिया और 2 फूल को तोड़ा। तो अब इसके पास कितना फूल बचा, 2 फूल बचा। यानी कि वो 11वां दिन कम्प्लीटली चढ़ा चुका था, 11वां दिन चढ़ा चुका था। लेकिन 12वां दिन इसके पास मात्र कितने फूल बचे हुए हैं, तो 2 ही फूल बचे हुए हैं। यानी कि अब ये 3 नहीं चढ़ा सकता है, यानी कि 12वां दिन इसके पास कोई भी फूल नहीं होगा, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर फिर भी प्रॉब्लम हुआ तो एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। 13 टोटल फूल है, ठीक है। 13 में क्या कर रहा है, 13 में ये 3 चढ़ा देता है और 2 तोड़ लेता है, ठीक है। तो कितना बच गया, टोटल 12 बच गया, यही हमने बताया था। और लगातार आप देखते चले जाएंगे तो जो अगर हम बात करते हैं कि 3 फूल जब इसके पास होगा, 11वां दिन हम बात कर रहे हैं, 3 फूल होगा, तो 11वां दिन क्या करेगा, ये 3 फूल तो चढ़ा देगा और तोड़ेगा कितना, 2 फूल तोड़ेगा। यानी कि 11वां दिन कम्प्लीटली ये चढ़ा दे रहा है, लेकिन 12वां दिन इसके पास कितने फूल बच रहे हैं, मात्र 2 फूल बच रहे हैं। यानी कि 12वां दिन ये 3 फूल नहीं चढ़ा सकता है, ठीक है गाइस। तो 12वां इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देख लीजिए 82 का करेक्ट आंसर क्या है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए गाइस, थोड़ा सा। तो देखिए 12वां दिन यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि 12वां दिन उसके पास 3 फूल चढ़ाने के लिए नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 83। अभाज्य संख्या को 2 से गुना किया जाता है, इसका गुणनफल इनमें से क्या हो सकता है। अब देखिए अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करें तो इसको अगर 2 से गुना किया हो गया होगा तो कितना हो जाएगा बताइए, 48 हो जाएगा। इसको 2 से गुना किया गया होगा तो ये कितना हो जाएगा बताइए, 6 हो जाएगा। इसको अगर 2 से गुना किया गया होगा तो ये 13 हो जाएगा। और इसको 2 से गुना किया होगा तो इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर कि तीनों में अभाज्य संख्या कौन है, तो 48 तो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये 6 भी नहीं है, क्योंकि 2 और 3 से ये कैंसिल हो जा रहा है। और ये तो बहुत सारा आपको 8 से 6 से कैंसिल हो जा रहा है, 2 से हो जा रहा है, 4 से हो जा रहा है। तो 48 भी नहीं हो सकता, 6 भी नहीं हो सकता। 13 अभाज्य संख्या बिल्कुल है, जिसको 2 से गुना करके कितना 26 बनाया गया। अगर ऑप्शन को हम चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 26। अब देखिए अगर आप बात कर रहे हैं कि अभाज्य संख्या क्या होता है, तो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर उसको कहते हैं जो कि स्वयं से, खुद से और किसी दूसरे संख्या से विभाजित नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं 4 देखिए, तो 4 क्या है कि ये 4 से भी डिवाइड हो रहा है, 1 से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी ये 2 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि खुद से और 1 के अलावा भी 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये भाज्य संख्या है, कंपोजिट नंबर है, न कि प्राइम नंबर है, ठीक है। लेकिन अगर हम 2 का एग्जांपल ले लेते हैं, 2 अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो देखिए ये 2 से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, और किसी भी संख्या से डिवाइड नहीं होगा। उसी तरीके से और भी आप देख लीजिए कि हम 7 ले लिए, 7 ये 7 से डिवाइड हो रहा है और 1 से हो रहा है, और भी किसी संख्या से नहीं हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 9 ले लेते हैं तो देखिए ये 9 तो 9 से डिवाइड होगा ही और 1 से भी होगा, लेकिन इसके अलावा ये 3 से भी होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि खुद से और 1 के अलावा भी अगर किसी संख्या से विभाजित हो जाए, ठीक है, तो उसको भाज्य संख्या कहते हैं। लेकिन विभाजित अगर ना हो तब उसके अभाज्य संख्या कहते हैं। और उसी में से 13 भी है, 13 भी एक वैसे ही संख्या है जो 13 से डिवाइड हो जाएगा और 1 से डिवाइड हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा किसी अन्य से नहीं। इसका मतलब 13 अभाज्य संख्या है। सो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर
84 की। 84 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक निश्चित भाषा में फीड को 6, 5, 1, 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो इस भाषा में इसको किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए सिंपली आप यहाँ पे देखने की कोशिश कर सकते हैं कि एफ का कितना होता है, 6 होता है, एफ का 6 होता है। उसके बाद ई का कितना होता है, ई का 5 होता है। ए का कितना होता है, पोजीशन नंबर की हम बात कर रहे हैं, 1 होता है। डी का कितना है, तो डी का 4 होता है, और यही इसका पोजीशन नंबर दिया हुआ है। तो उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सिंपली इसका पोजीशन नंबर निकाल लेंगे, काफ़ी इजी है। तो डी का होता है 4, ई का होता है 5, और ए का होता है 1, और एफ का कितना हो जाएगा बताइए, एफ का हो जाएगा 6, यानी कि 4, 5, 1, 6, 4, 5, 1, 6 आपको किस में देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में आपको देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 84 का ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इस क्वेश्चन नंबर 85 की। 85 नंबर क्वेश्चन है कि एक निश्चित भाषा में मटेरियल को ये लिखा जाता है, तो इस भाषा में डेमोलिश को किस रूप में कूटबद्ध किया जाएगा, ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें हम क्या फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए सबसे पहले जो दिया हुआ है उसी से हम क्या करते हैं कि फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एम है, फिर एन है, एक आगे बढ़ा, एक बढ़ा है, उसके बाद ए है, बी हुआ है, फिर से एक बढ़ा है, फिर आगे उसी तरीके से टी से यू हुआ है, एक आगे बढ़ा है, फिर देखिए ई से क्या हुआ है, ई से एफ हुआ है, यानी कि एक एक प्लस सब में होता चला जा रहा है, एक एक प्लस होता जा रहा है। तो उसी तरीके से डेमोलिश में भी क्या करेंगे, एक एक बढ़ाते चले जाएंगे। डी में एक बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, ई हो जाएगा, डी ई हो जाएगा, ई में एक आगे बढ़ाएंगे तो एफ हो जाएगा, एम में एक आगे बढ़ाएंगे तो एन हो जाएगा। ठीक है, एन हो जाएगा, ओ में आगे बढ़ाएंगे तो पी हो जाएगा, फिर देखिए एल में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल में बढ़ाएंगे तो एम हो जाएगा। ठीक है, आई में बढ़ाएंगे तो जे हो जाएगा, एस में बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एस होता है 19 का टी हो जाएगा, फिर एस में एक आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है, तो 85 का करेक्ट आंसर आपको कौन सा देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एक एक प्लस करते जाना है। अगर आपको पोजीशन याद है या याद नहीं भी है तब भी आप एक एक आगे बढ़ के और आसानी से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 86 की। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है। अब देखिए इसको हम साथ में डायग्राम बनाना शुरू कर देते हैं ताकि यहीं से समझ में आ जाए। दिनेश सुमेश की पत्नी का भाई है, सुमेश की पत्नी, सुमेश की पत्नी, ये सुमेश की पत्नी है, का भाई है कौन, तो दिनेश, दिनेश। ठीक है, सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध है। अब देखिए क्या है कि सुमेश का दिनेश के साथ क्या संबंध हो जाएगा, स्पष्ट दिख रहा है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा, जीजा या बहनों ही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी प्रश्न था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। यदि किसी संख्या को दोगुना करने के बाद उसमें 20 जोड़ा जाता है और वह मूल संख्या के 8 गुने से 4 कम वाला संख्या प्रदान करता है, तो वह संख्या क्या है। देखिए इसमें करेंगे क्या, काफ़ी इजी है ये भी। अगर किसी संख्या में यदि संख्या को दुगना करने पर, यानी कि मान लेते हैं वो संख्या x रहा होगा, क्या कर रहा है उसका दुगना कर रहा है, यानी कि 2x कर रहा है, और 20 जोड़ा जाता है, तो मूल संख्या के 8 गुने, मतलब मूल संख्या कितना है, x है, तो 8x हो जाएगा। कितना, 4 कम किया जाता है तो 4 कम कर दिए। अब मूल संख्या याद करना है, यानी कि x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप सिंपली यहाँ पे देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए 8 में से 2x जाएगा तो कितना बच जाएगा, 6x बच जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कैंसिल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 चौके 24, 6 चौके 24, यानी x का मूल वैल्यू कितना निकल कर आ गया, 4 निकल कर आ गया। मतलब कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। 88 नंबर क्वेश्चन अब देखने की कोशिश करते हैं, और ये भी काफ़ी इजी होगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ सकता है। देखिए क्वेश्चन दिया क्या है कि एक्स वाई जेड ये दोनों इक्वल नहीं है, और ये वैल्यू दिया हुआ है, और इसका सरलीकृत मान क्या होगा ये बताना है। तो देखिए इसमें हम करेंगे क्या, इसमें एक थोड़ा सा हम दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं कि एक्स का वैल्यू को पुट करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं यहाँ से आंसर आता है या नहीं। वाई का वैल्यू हम 1 पुट कर लेते हैं, और जेड का वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं। 0 पुट करने के बाद थोड़ा सा शायद आसान हो जाए कैलकुलेट करना। तो आप क्या देखिए यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करने की कोशिश करें तो आपको क्या देखने को मिलेगा, एक्स स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, और ये तो जेड है मतलब 0 हो जाएगा, यानी कि
4 बाई कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से इसमें देखने की कोशिश करें तो वाई स्क्वायर मनी मतलब कि 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और जेड है मतलब ये 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू 1 बाई कितना हो जाएगा, 1 बाई बी हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप आगे इसमें देखना चाहें तो इसमें क्या दिख रहा है, जेड का वैल्यू तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो देखिए वाई का वैल्यू कितना है 1 और एक्स का वैल्यू 2, यानी कि -2 बाई सी हो जाएगा, इक्वल टू -2 बाई सी हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली आप ये कह सकते हैं, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ए का वैल्यू आपको 4 देखने को मिलेगा, बी का वैल्यू 1 देखने को मिलेगा, और सी का वैल्यू कितना देखने को मिलेगा, सी का वैल्यू -2 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, पुट करते हैं। क्या क्या वैल्यू मिला था एग्जैक्टली, हमें मिला था ए का वैल्यू 4, ठीक है, बी का 1 और सी का -2। ठीक है, अब यही वैल्यू हम क्या करते हैं कि इसमें पुट करते हैं, और जो ऑप्शन में ये वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा वही इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमने कितना लिया था बताइए, 2 लिया था, और वाई का वैल्यू 1 लिया था, और जेड का वैल्यू 0 लिया था। ठीक है, अब इसमें पुट करना शुरू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइए, 2 4 5 -2 3 हो जाएगा इसका वैल्यू, ए बी सी का वैल्यू 3 हो जाएगा, और एक्स वाई जेड का कितना हो जाएगा, तो 0 है, तो 2 और 1 3 3 3 9 आना चाहिए। अब चेक करेंगे कि 9 कैलकुलेट करने पे कौन सा ऑप्शन में आ रहा है। ठीक है, तो देखिए हम सबसे पहले क्या करते हैं कि कौन से ऑप्शन को चूज़ करने की कोशिश करते हैं, तो देखिए सबसे पहले हम ऑप्शन नंबर ए को चूज़ करने की कोशिश करते हैं 88 में। ठीक है, चलिए हम डायरेक्ट सी चेक करने की कोशिश करते हैं, बाकी आप चेक कर लीजिएगा एक बार। सी को अगर आप चेक करिए थोड़ा सा, तो क्या है देखिए, ए का वैल्यू कितना था, देखिए ए का वैल्यू 4 था, ए का वैल्यू 4 था, बी का वैल्यू 1 था, और सी का वैल्यू -2 था। अब देखिए ए का वैल्यू कितना है, तो 4 है, 4x यानी कि 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बी का वैल्यू कितना था, बी का 1 है और वाई का 1 है, तो +1 हो जाएगा। और सी की बात करते हैं तो देखिए जेड का वैल्यू 0 है, जेड का वैल्यू 0 है, मतलब ये 0 ही कर देगा सबको। यहाँ 9 ये सेटिस्फाइड कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन के थ्रू हम वैल्यू पुटिंग से करते हैं तो काफ़ी इजी हो जाता है इसको सॉल्व करना गाइस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। 2 अंकी एक संख्या अंकों के योग से 7 गुनी है और दहाई अंक का इकाई स्थान के 4 अधिक है, अपेक्षित संख्या का मान ज्ञात करिए। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे हम कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है कि अगर हम इसको अच्छे से ऑप्शन के थ्रू चूज़ करने की कोशिश करते हैं तो मेरे ख्याल से काफ़ी इजी हो जाएगा ये। तो देखिए अगर हम ऑप्शन को चूज़ करते हैं तो क्या बोल रहा है कि 2 अंक की एक संख्या को योग से 7 गुनी है, योग से 7 गुनी है, तो देखिए 4 2 6 7 ये 7 गुनी है। ठीक है, ये भी है 6 1 7, यानी कि ये अगर इसको हम करें 5 और 1 6 7 गुनी है, ये तो नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। इसमें देखें तो 7 गुनी है क्या, तो देखिए दोनों को हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 को 7 से गुना करेंगे तो 70, यानी कि ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर उसके बाद हम इसको देखने की कोशिश करते हैं तो इसमें भी क्या है कि कितना 8 4 12 12 84, ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब अगला क्या है कि इकाई और दहाई का अंक के स्थान 4 अधिक है, 4 अधिक होना चाहिए। तो देखिए ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब ये दोनों ऑप्शन में हम देखते हैं कि कितना 4 अधिक है या नहीं, तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस कितना है, ये दोनों का डिफरेंस आपको 2 देखने को मिल रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। अब देखिए इसको देखते हैं ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, तो देखिए ये दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर हम इस टर्म्स एंड कंडीशन को अप्लाई कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 84 इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की। 90 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये वैल्यू दिया हुआ है और उसका मान निकालना है। तो देखिए काफ़ी इजी है ये भी, आप इसको देखिए आराम से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए वाइट पेज में कर लें क्या, चलिए यहीं पे कर लेते हैं। देखिए क्या है कि दिया हुआ है 5 के पावर 1/4 दिया हुआ है इनटू, अब देखिए 125 का 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, तो 5 टू द पावर 3 लिख सकते हैं। और 0.25 को क्या ले सकते हैं, इसको हटा देंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, यानी कि 25 चौके 100 1/4 लिख सकते हैं। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि ये दोनों पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 3/4, यानी कि 1/4 प्लस 3/4 हो जाएगा, ये पावर ऐड करते हैं।
अगर बेस सेम रहता तो पावर को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1। देखिए ये 4 हो जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं तो 4 हो जाएगा, 4 1 यानी ऊपर भी 4 हो जाएगा, काटने के बाद 1 हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। और जिसका पावर 1 होता है तो 5 ही हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपको देखने को मिल रहा है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 की। दी गई आकृति में कितनी बार एक स्टार के ठीक बाईं ओर एक त्रिकोण आता है। स्टार के ठीक बाईं ओर क्या आता है, त्रिकोण आता है। तो आप 91 में देखने की कोशिश करिए तो कितनी बार आ रहा है बताइए। देखिए स्टार के बाईं ओर, स्टार के बाईं ओर, ये रहा स्टार और ये रहा इसका बाईं ओर त्रिभुज आ रहा है, बिल्कुल एक बार आ गया। फिर यह स्टार के बाईं ओर नहीं आ रहा है, फिर स्टार के इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। स्टार के बाईं ओर देखिए बिल्कुल त्रिभुज आ रहा है, यानी कि 2 बार आ रहा है। कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपको देखने को मिलेगा, ऑप्शन नंबर सी इसका देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, काफ़ी ईजी है ये भी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। यदि हम दी गई तीनों आकृतियों में से कोई 2 आकृतियां लेते हैं तो इनमें से कितने प्रत्येक उभयनिष्ठ होंगे। अब कितने प्रत्येक उभयनिष्ठ होंगे आप देखिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। तो 92 में आपको क्या देखने को मिलेगा कि देखिए यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है। तो आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 2 ऐसे मिल रहे हैं जिसमें उभयनिष्ठ हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। राहुल एक मॉडल पत्र हल कर रहा है। मॉडल पत्र में 11 प्रश्न हैं जिनमें से उसे ठीक ठीक 10 हल करने हैं। ऐसा हुआ कितनी अलग अलग विधियों से कर सकता है। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे कि एनसीआर वाला फार्मूला से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो एनसीआर, ठीक है, एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है तो आपको याद होगा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसमें अगर हम पुट करने की कोशिश करें तो क्या हो जाएगा बताइए, 11 का फैक्टोरियल हो जाएगा डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगा, क्योंकि आर का वैल्यू 10 हो जाएगा, और एन माइनस आर मतलब 1 का फैक्टोरियल 1 ही हो जाएगा। तो 11 का फैक्टोरियल आप देखिएगा तो होगा क्या, इसमें होगा क्या कि 11 इंटू 10 का फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 10 का फैक्टोरियल ऑलरेडी दिया हुआ है तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो बचा क्या, 11 बचा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 11 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 94 के। 94 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है, ये भी एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, काफ़ी इजी है। दी गई आकृति में 4 छवियां दी गई हैं जिनमें से एक के अलावा शेष एक पैटर्न का अनुसरण करती हैं। उस छवि को ज्ञात करिए जो विषम है। इसमें जो विषम है उसको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। अब देखिए ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो आपको क्या दिखेगा इसमें कि इसमें आधा डॉटेड लाइन है, इसमें आधा डॉटेड लाइन है, इसमें आधा डॉटेड लाइन है, लेकिन इसमें पूरा एक डॉटेड लाइन है, यानी कि ये बिल्कुल अलग दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए काफ़ी इजी था। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। आदिति एक वृत्ताकार ट्रैक पर दौड़ रही है। जब उसका मुंह उत्तर पश्चिम दिशा की ओर है तब वो दौड़ना शुरू करती है। 3.5 राउंड दौड़ने के बाद उसका मुंह किस दिशा में होगा। तो ये भी काफ़ी है, बस ध्यान से इसको डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले एक सर्कल बना दिए, वृत्ताकार ट्रैक बना दिया हमने, और ऐसा करते हैं कि इन्होंने कहा है कि उसका मुंह किधर है, तो अभी उत्तर पश्चिम, तो ये रहा उत्तर और ये रहा पश्चिम, यानी कि ये वाला डायरेक्शन में है। 3.5 राउंड, तो देखिए 3 राउंड अगर वो कंप्लीट कर रहा होगा, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड, तो यहीं पे पहुंचेगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि 3.5, तो 3.5 में क्या हो जाएगा, फिर से ये दोबारा यहाँ आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, क्योंकि पूरा कंप्लीट करने के लिए आधा तो इसका यही होगा ना, यही इसका आधा होगा, क्योंकि आधा ये वाला बच गया ना, 4 करता तो ये पूरा करता। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि आधा किया है मतलब इतना किया है, तो इसका डायरेक्शन ये वाला रह जाएगा, ये वाला डायरेक्शन रह जाएगा। ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है, साउथ होता है, ईस्ट साउथ, यानी कि 95 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। 95 का करेक्ट आंसर, तो किस उसका मुंह किस दिशा में है, तो पश्चिम दक्षिण की तरफ है, पश्चिम दक्षिण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो 95 का ऑप्शन नंबर सी इसको मार्क कर लेंगे और ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 96। दी गई छवि में 4 आकृतियां दी गई हैं, इनमें से 6 कोने किसके हैं। तो इसको मेरे ख्याल से नहीं लगता कि बताने की आवश्यकता है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, 6 कोने किसके हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा का ऑप्शन नंबर
बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। काफ़ी इजी था ये भी। चलिए अब बात करते हैं 97 नंबर क्वेश्चन की। 97 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है कि एक श्रृंखला दिया हुआ है और उसमें बताना है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा ये बताना है। तो देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पैटर्न एक्चुअली में चल क्या रहा है। तो देखिए यहाँ पे 21 था, 7 आया, कैसे होगा, तो 3 से इसको डिवाइड किया हो गया होगा, 7 आ गया। फिर देखिए 111 है, यहाँ पर 111 है, 111 ये 37 कैसे आया होगा, तो देखिए 3 से और डिवाइड कर दीजिएगा, 3 से डिवाइड कर दीजिएगा तो 37 आ जाएगा। उसी तरीके से 303 में 3 से डिवाइड किए तो उसी तरीके से 3 से डिवाइड करने के बाद ये चीज़ें आ रही हैं। तो इसमें भी यही कंसेप्ट को हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आता है, सॉरी डिवाइड करने के बाद कितना आ रहा है। तो देखिए अगर आप डिवाइड कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, हाँ 1 आ जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 2 आ जाएगा, फिर 5 आएगा। 14, 25 कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी देखने को मिल रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की। कुछ मित्र एक नियमित बहुभुज के शीर्ष पर खड़े हैं, उनमें से किन परिस्थितियों में प्रत्येक हर किसी के सन्निकट होगा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 98 का सही आंसर की बात करिएगा तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही देखने को मिल जाएगा, यानी कि 5 मित्र पंचभुज के शीर्ष पर खड़े हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए मान लीजिए आप 5x5 वर्गाकार ग्रिड के मध्य बॉक्स में खड़े हैं। आप केवल एक एरो या एक कॉलम के साथ एक समय में एक कदम हस्तांतरित कर सकते हैं, लेकिन तिरछे नहीं चल सकते। 2 कदम चलकर इनमें से कहाँ नहीं पहुंच सकते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले यहाँ पे समझने की कोशिश करें, एक डायग्राम बनाते हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाए। थोड़ा सा वेट करिएगा, एक डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करें तो आपको समझ में आ जाएगा। 5x5 का एक डायग्राम बनाते हैं जिससे आपको चीज़ें समझ आ जाए। 1 2 3 4, ठीक है ओके। उसके बाद 1 2 3 4। अब देखिए बोल रहा है कि बीच में आप खड़ा हैं, ठीक है। 2 तिरछा तो चलना नहीं है, तो 2 यहाँ पहुँच सकते हैं, 2 कदम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, 2 कदम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, 2 कदम से आप यहाँ पहुँच सकते हैं। यानी कि यही 4 ऐसा स्थिति है जहाँ पे आप पहुँच सकते हैं। लेकिन आप 2 से कोना में पहुँच सकते हैं क्या, ये बोल दिया है कि तिरछा चल नहीं सकते हैं। जब तिरछा चल नहीं सकते हैं मतलब कि आप कोना में पहुँच नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप ऑप्शन को देखिए तो क्या है, 99 नंबर क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर आपको बी अगर आप देखें तो एक कोने के बॉक्स में आप पहुंच सकते हैं क्या। जब तिरछा चलना ही नहीं है तो कोने के बॉक्स में आप कैसे पहुंच सकते हैं, नहीं पहुंच सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 100 की। दी गई 4 विकल्प में कौन सा अक्षर दाईं आकृति में देखा जा सकता है किंतु बाईं आकृति में नहीं देखा जा सकता है, यानी कि इनमें से कौन सा ऐसा लेटर है जो सिर्फ एक में उपस्थित है, दूसरा में उपस्थित नहीं है। तो आपका तुरंत ध्यान जा रहा होगा क्यू की तरफ, क्योंकि क्यू इस डायग्राम में है लेकिन इसमें कहीं आपको दिखा नहीं दे रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्यू। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्यू इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की। 101 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक निवेश युक्ति है। अब इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा इस ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि स्कैनर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 102 की। एक ईमेल में प्रेषक का एड्रेस अर्थात जिसने ईमेल भेजा है उसके पता को कौन से फील्ड दर्शाती है। तो 102 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रॉम, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। आप खुद समझ सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त इसमें रिसर्च करना पड़ा होगा, ठीक है ना। तो एक बार आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं, और सब्सक्राइब तो आप जरूर करिएगा गाइस, क्योंकि मैं अक्सर बोलता नहीं हूँ लेकिन मुझे एक बार बोलना पड़ेगा ताकि आप जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है। और ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियोज़ अभी नोटिफिकेशन के बाद आपको बहुत और देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं
करते हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध हैं? तो 103 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए की पहले हम बात करते हैं तो वर्तनी व व्याकरण की त्रुटि के लिए डॉक्यूमेंट की जांच, ये बिल्कुल विशेषता है इसका। ठीक है, हेडर फुटर और पृष्ठ संख्या को जोड़ना, ये भी बिल्कुल है। हेडर फुटर समझ रहे हैं ना, जो आपका हेडर में यहाँ पे देखने को मिलेगा, फुटर में यहाँ पे देखने को मिलेगा, एक जगह पे अप्लाई करेगा, पूरे ऑल पेज में अप्लाई हो जाएगा। हालांकि जब कंप्यूटर का डेडिकेटेड हम MCQs सॉल्व कर रहे होंगे तो वहाँ पे काफ़ी डिटेल में आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद वर्ड डॉक्यूमेंट को पासवर्ड द्वारा सुरक्षित करना, हाँ बिल्कुल ये भी है, यानी कि तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 सब सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की। 104 नंबर क्वेश्चन है कि एक पृष्ठ पर प्रिंट किए जाने हेतु संप्रेरकों की रचना के लिए आवश्यक डॉट्स बनाने के लिए कौन से प्रकार के प्रिंटर लेजर लाइट के उपयोग करते हैं? तो 104 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेजर प्रिंटर का उपयोग करते हैं। सो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, लेज़र प्रिंटर, और ये सबसे तेज़ गति का प्रिंटर माना जाता है लेजर प्रिंटर को। वहीं पे अगर हम ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की, तो यह एक कैरेक्टर प्रिंटर है, एक कैरेक्टर को प्रिंट करने वाला प्रिंटर है, और इसकी जो कैपेसिटी है उसको DPI में मेज़र किया जाता है, यानी कि डॉट्स पर इंच में। ठीक है गाइस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं? तो क्या संचालन प्रणाली के कार्य हैं ये आपको बताना है। तो 105 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए सबसे पहले क्या दिया है, संचिका प्रबंधन, युक्ति प्रबंधन, कार्य अनुसूचन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। डी इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की। संचालन प्रणाली के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन को इसमें बताना है। इस करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि एक संचालन प्रणाली हार्डवेयर को प्रबंधित नहीं करता है, ये गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की। 107 नंबर क्वेश्चन दिया है कि विंडोज़ 8 में एक विंडो में या डेस्कटॉप पर स्क्रीन तत्वों के माध्यम से साइकिल करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु रीति कुंजी प्रयुक्त की जाती है? इसका सही आंसर आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर रहेगा इस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि F6 का प्रयोग किया जाता है, F6 का, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 108 की। कौन सा निर्गम युक्ति एक पेन का उपयोग कर कंप्यूटर से प्राप्त समादेशों के आधार पर एक कागज पर चित्र बनाता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि ड्रम प्लॉटर। ठीक है, सभी जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की। विंडोज 10 में खुले अनुप्रयोग के बीच स्विच करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 109 का करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। 110 नंबर क्वेश्चन है कि आपके भौतिक कंप्यूटर के अंदर एक आभासी कंप्यूटर चलाने की अनुमति आपको निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम देता है? हालांकि कंप्यूटर आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा समझ आता है, ठीक है ना, इंग्लिश में ही इसके ज़्यादातर वर्ड्स होते हैं, तो इंग्लिश में ही समझना आसान होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि VMware इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 111 नंबर क्वेश्चन। कौन सा संचालन प्रणाली बहु रियल टाइम अनुप्रयोग और बहु उपयोगकर्ताओं की सेवा करने के लिए बहु केंद्रीय संसाधक का उपयोग करता है? तो 111 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 112 की। 112 नंबर क्वेश्चन है कि निर्गम युक्ति के संदर्भ में LED का क्या अर्थ है? तो जानते हैं लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, लाइट इमिटिंग डायोड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 113 की। विन्यास योग संगणक संसाधनों के सभाजित पूल को सुविधाजनक मांग पर नेटवर्क अभिगम योग्य बनाने वाले एक मॉडल को क्या कहते हैं, जिसको शीघ्रता से प्रबंधित किया जा सकता है और न्यूनतम प्रबंधन प्रयास या सेवा प्रदाता अंतःक्रिया के साथ निर्मुक्त किया जा सकता है? तो 113 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि
क्लाउड कंप्यूटिंग इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। विंडोज 8 में सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करने के लिए निम्न में से कौन सी लघु कुंजी प्रयुक्त की जाती है? तो काफ़ी इजी प्रश्न है और 114 का करेक्ट आंसर F5 यूज किया जाता है। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 115 की। लॉलीपॉप के बाद एंड्रॉयड संचालन प्रणाली का नवीनतम वर्जन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर बताना है, तो बी इसका आंसर हो जाएगा मार्शमैलो। हालांकि अभी आपको देखने को मिलेगा कि पाई वर्जन अभी तक आ चुका है, क्यू अपकमिंग है, अभी आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मार्शमैलो। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। विंडोज 8 में स्क्रीन के सबसे ऊपरी भाग या सबसे निचली भाग तक डेस्कटॉप विंडो को विस्तृत करने के लिए निम्न में से कौन सा लघु रीति प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि विंडोज प्रतीक चिन्ह कुंजी यूज करते हैं, फिर शिफ्ट और अप एरो यूज किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 117 की। ISP का अर्थ क्या है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? 117 के करेक्ट आंसर बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 118 की। इंटरनेट नेटवर्क में प्रत्येक कंप्यूटर एक विश्व स्तर पर अद्वितीय संख्यात्मक कोड के रूप में जाना जाता है, जिसे इनमें से क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। 118 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि IP एड्रेस कहा जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए 119 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल 2016 के लिए निम्न में से कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि .xlsx। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 120 की। 120 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज संचालन प्रणाली के लिए अभिकल्पित लोकप्रिय संबंध परक आंकड़ा संचय प्रबंध प्रणाली निम्न में से कौन सी है? तो 120 का करेक्ट आंसर क्या होगा बताइए? ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, MS एक्सेल। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी के संस्थापक कौन है? 121 का सही आंसर आपको बताना है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सभी जानते हैं जमशेद जी टाटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि टाटा की स्थापना कब हुई थी गाइस, तो आप जानते हैं कि 1907 में हुई थी जमशेद जी टाटा के द्वारा। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1911 ईस्वी में, और यहाँ पे इस्पात का उत्पादन कब शुरू हुआ था, तो 1914 ईस्वी में हुआ था। ये भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेद जी टाटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा मुंडा के संबंध में गलत है? गलत कथन को पहचानना है। तो देखिए सबसे पहला ऑप्शन क्या दिया है कि बिरसा मुंडा ने सोनोत संथाल समाज की स्थापना की थी। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये शिबू सोरेन के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए ही गलत है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 123 की। झारखंड में CSR लागू करना मुश्किल है, निम्नलिखित में से कौन सी उन समस्याओं में से एक नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा गाइस? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कृषि भूमि की प्रचुर मात्रा की अनुपस्थिति, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 124 की। हमारी धरोहर योजना का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य क्या है गाइस? तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि भारतीय संस्कृति की समग्र अवधारणा के तहत भारत के अल्पसंख्यक समुदाय की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 125 की। निम्नलिखित में से किस जिले में तांबा अयस्क का समृद्ध भंडार है? तो 125 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पूर्वी सिंहभूम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 126। देखिए इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन का ऑलरेडी सेपरेट वीडियो बना हुआ है झारखंड का, आप वहाँ पे जाके देखिएगा, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में दिया हुआ है। ठीक है गाइस, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फुलडुंगरी निम्नलिखित में से किस शहर के निकट स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घाटशिला। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। चले नेक्स्ट बात करते हैं। आपको PDF मिल जाएगा, हैप्पी स्टडी जोन ऑफिशियल टेलीग्राम आप सर्च करिएगा, वहाँ से आपको सारा का सारा PDF मिल जाएगा। इसके अलावा 2015 का और 2012 का भी JSSC CGL का प्रीवियस ईयर पेपर
पूरा कंप्लीट एनालिसिस के साथ आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा हैप्पी स्टडी जोन चैनल में, प्लेलिस्ट में जाकर आप वहाँ से देख सकते हैं सारे का सारे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 127 की। मयूराक्षी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो कहाँ पर है? 127 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। त्रिकुट पहाड़ी देवघर से इसका उद्गम है, सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट वन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 128 की। श्री सामेद शिखर जी को और कौन से रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पारसनाथ पहाड़ी को, जिसकी ऊंचाई आप जानते हैं कितना है बताइए? 1365 मीटर है। वही फीट में अगर बात करेगा तो 4478 फीट है। ठीक है, कहाँ पर है? तो ये गिरिडीह में है। गिरिडीह जिला कब बना था? तो 1972 में गिरिडीह जिला बना था, ऑलरेडी जानते हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये भी है कि पारसनाथ पहाड़ी किस चट्टान से बना हुआ है? बहुत ही कठोर चट्टान से बना हुआ है, पैरोक्सिन चट्टान, याद रखिएगा, पैरोक्सिन ग्रेनाइट नामक चट्टान से बना हुआ है, जो कि काफ़ी कठोर होता है। ठीक है, तो 28 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पारसनाथ पहाड़ी को समेद शिखर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 129। बसंत पंचमी का त्यौहार किस मौसम के आगमन का अग्रदूत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 129 का डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बसंत इसका बिल्कुल सही आंसर है, बसंत। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। जादूगोड़ा यूरेनियम खदान झारखंड के निम्न में से किस जिले में स्थित है? तो ये भी काफ़ी इजी है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, पूर्वी सिंहभूम, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 की। झारखंड की प्रसिद्ध छठ पूजा किस देवता की आराधना करने के लिए की जाती है? तो मेरे ख्याल से सभी इसका आंसर जानते हैं, झारखंड बिहार में काफ़ी ज़्यादा फेमस है छठ पूजा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? सूर्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 132 की। 132 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड की पहली राजभाषा कौन सी है? तो पहली कौन सी है? पहली है हिंदी और दूसरी है क्या? उर्दू। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, हिंदी। सो हिंदी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर है, हिंदी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। 133 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धनुर्धर झारखंड से नहीं है? कौन सा झारखंड से नहीं है, इसका आंसर बताना है। तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सीमा वर्मा, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 134 की। मुंडारी लोक कथाएं पुस्तक किसने लिखी है? तो 134 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जगदीश त्रिगुणायत ने लिखा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 135 की। वो इकलौते भारतीय खिलाड़ी कौन है जिनका नाम 2015 में जारी की गई फोर्ब्स पत्रिका के विश्व में 100 सबसे ज़्यादा वेतन पाने वाले खिलाड़ी में शामिल हैं? इसका आंसर बताना है। तो 135 का आंसर हो जाएगा बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी MSD, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 136 नंबर क्वेश्चन। बिरसा मुंडा और किस नाम से जाने जाते थे? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इस? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भूपिता और धरती आबा के नाम से जाने जाते थे, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 137 की। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुख्यमंत्री लाडली लक्ष्मी योजना के संदर्भ में गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि योजना की संपूर्णता पर लड़की के 22 वर्ष की उम्र में 2.05 लाख प्राप्त करने के हकदार है, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 138 की। राज्य में पत्तों की प्लेटों को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस सामग्री से बनी प्लेटों की बिक्री को झारखंड सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है? तो 38 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? थर्माकोल हो जाएगा, सभी जानते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 139 की। 139 नंबर क्वेश्चन है कि बिरसा के नेतृत्व में शुरू उल गुलान का क्या मतलब है? तो उल गुलान का क्या मतलब है बताइए? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, विद्रोह इसका मतलब होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कब हुआ था ये उल गुलान? तो 1895 से 1900 में हुआ था, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में, आप ऑलरेडी जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विद्रोह इसका अर्थ होता है उल गुलान का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 140 नंबर क्वेश्चन। झारखंड में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कहाँ स्थित है? तो ये सिंदरी धनबाद में स्थित है, तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 141 के।
कौन सा शहर भारत के माइका राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो कई बार हमने बताया है कि कोडरमा को जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। क्वेश्चन नंबर 142, निम्न में से कौन सा एक तिलका मांझी के संदर्भ में गलत है? कौन सा गलत है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि तिलका मांझी ने रामगढ़ की पहाड़ियों में गुरिल्ला युद्ध का नेतृत्व किया था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 143, रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने किस बैंक की मदद से कर आयोजित करने के लिए ऑनलाइन कर भुगतान प्रणाली उद्घाटित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एक्सिस बैंक। और उस समय का ये करेंट अफेयर था, तो ये हम लोगों का काम का प्रश्न नहीं है, लेकिन इसे अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत में राज्यों के गठन के संबंध में झारखंड का स्थान कौन सा है? तो कौन सा था पता है आपको? 28वां राज्य है झारखंड, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। संगीत के इन प्रकारों में से कौन सा फागुन के महीने में गाया जाता है? तो 145 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फगुआ इसका सही आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 के, निम्न में से कौन सा खेरवार विद्रोह के नेताओं में से एक है? तो 146 का आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी कब हुआ था खेरवार विद्रोह? तो 1874 में हुआ था भागीरथ मांझी के नेतृत्व में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 147, पुस्तक मरंग घोड़ा नीलकंठ हुआ के लेखक कौन है? तो ये भी काफ़ी इजी प्रश्न और काफ़ी रिपीटेड प्रश्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महुआ मांझी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 148 की, निम्न में से किस सेवा को AWCs में प्रदत्त नहीं किया जाता है? तो 148 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर है, यानी कि जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता। सो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 की, फरवरी 1, 2016 की स्थिति के अनुसार झारखंड के खेल एवं युवा मामले के मंत्री कौन है? तो उस समय के अनुसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमर कुमार बौरी। सो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन, ऑप्शन नंबर डी। और अभी वर्तमान में कौन है ये कमेंट करके फटाफट से बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। 150 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा झारखंड के पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री के संदर्भ में गलत है? तो गलत कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिर्फ वे 3 बार विधानसभा के सदस्य रह चुके हैं, ये बिल्कुल गलत है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से टोटल 150 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है गाइस। अगर आपको सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आपको न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बिल्कुल सही समय पर मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।